हाँ जी, तो एक तो आज मैं कर रही हूँ ऊपर वाले कमरे में शूट, क्योंकि गर्मी में नीचे बिना पंखे के बैठना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। ये चैनल शुरू हुआ था 1 नवंबर को, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो तो काफ़ी टाइम पहले गए थे, लेकिन जो प्रॉपर रेगुलर वीडियो जाने शुरू हुए थे वो 1 नवंबर को हमारी एनिवर्सरी वाले दिन से हमने शुरू किया था। और उसके बाद पड़ गई सर्दियाँ, तो इतना कभी लगा ही नहीं कि बिना पंखे के जब शूट करेंगे तो गर्मी में कंटिन्यू करना अब आके टफ़ होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं आज के बाद से यहाँ पर शूट किया करूँगी एसी चला के अपना थोड़ा सा, ताकि सुकून से बातें हो सकें। कहना चाहिए बातें हो रही हैं तो करने में जब आदमी रिलैक्स होता है ना, फ्री माइंड होता है, थोड़ा सा परेशान नहीं हो रहा होता है, तो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता है और चीज़ों को क्लियरली देख भी पाता है। ये रूल हर जगह फॉलो होता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, हमेशा उनको अपनी छोटी छोटी जो डिस्कम्फर्ट हैं, छोटी छोटी जो परेशानियां हैं ना, कोशिश करो उनसे ऊपर उठ के तब उसके बारे में सोचो। क्योंकि अक्सर जो असल प्रॉब्लम होती है वो इतनी बड़ी हो या ना हो, लेकिन अगर हम पहले से ही इरिटेटेड हैं बिकॉज ऑफ आर सेवरल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, है ना, तो अक्सर हम मेन प्रॉब्लम को ना तो समझ पाते हैं, या तो उसे उससे ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं, या फिर उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, है ना। तो दोनों ही चीज़ों की वजह से ये एक बताने वाली बात थी, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। तो इसलिए कंफर्टेबल पोजीशन में आज हम यहाँ पर बैठ के आओ बहन बातें करें। चलो जी, आज का पहला क्वेश्चन। प्रणाम दी, वैसे तो आपके आंसर से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, पर आज पूछ रही हूँ। मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की काम करती है। वो मेरे पति के साथ स्कूटी में अप डाउन करती है। मेरे पति का कहना है इंसानियत के नाते लाता हूँ। पति सब कुछ मैं ठीक है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, क्या करना चाहिए, प्लीज़ आंसर। अब देखो, आप ना थोड़े पॉजेसिव हो रहे हो, गलत नहीं हो, नहीं अच्छा लगता कई बार, लेकिन आप सोच के देखो, अगर आपकी सिचुएशन पलट के रख दी जाए, आप किसी की स्कूटी पे या बाइक पे बैठ के जा रही हूँ, जाने आने का साधन नहीं हो, आपने अपने स्टाफ के किसी बंदे का सपोर्ट लिया और वो आपको ऐसे ही इंसानियत के नाते कहीं अप डाउन करने के लिए हेल्प कर दे, तब आपके पति ऑब्जेक्शन उठाएं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसके पीछे बैठ के जाती है। समझ रहे हो? तो वही बात है, हर जगह स्टाफ वाले में तो देखो ये चीज़ें चलती हैं। आपको अपने पति का नेचर अच्छे से पता होगा, सामने वाली लड़की का नहीं भी पता तो भी। तो जो भी ये गलत चीज़ें अगर पनपती हैं या कुछ भी होता है ना, दोनों साइड से होता है। अगर एक आदमी बहुत स्ट्रांगली अपने रिलेशनशिप की तरफ कमिट है तो नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा दिल करके कि चलो ठीक है, छोड़ देंगे वो आपके कहने से, लेकिन एक वो आएगा कि देखो मैं कितना भी सपोज, मतलब आप एकदम समझ जाओगे। आप अपनी सिचुएशन को रिवर्स करके देख लो कि मैं क्या कह रही हूँ, तब आपको कैसा लगेगा। आप चाहेंगी ना कि यार पति को अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैं वो परेशान होती रहूँगी तो अच्छा है किसी के साथ आ जाऊँ, सेम चीज़। तो इतनी बड़ी बात नहीं है ये। अपने मन को हमेशा जब भी लगे इरिटेट हो रही हो, यही कह के समझा लेना कि अगर रिवर्स सिचुएशन में होती, मैं किसी का सहारा ले रही होती, तो आपको उस लड़की से थोड़ी सी सिंपैथी हो जाएगी और प्रॉब्लम कम हो जाएगी। नेक्स्ट, दी मैं आपको बहुत दिन से सुन रही हूँ। एक प्रॉब्लम मेरा भी है। मेरे हस्बैंड अकेले घर में अच्छे रहते हैं, पर मेरे मायके के ताने हमेशा देते हैं। भाई बहन माँ पापा सबकी तरफ से सबके सामने कुछ भी छोटा बात में हाथ उठा देते हैं, गाली भी देने लगते हैं, पर सब चला जाए तो ठीक हो जाते हैं। ये ऐसा में मेरा मन बिल्कुल भी बात करने का नहीं करता, क्या करें। सबके तरफ से सबके सामने कुछ भी, मतलब ये वो है जो एक बार एक क्वेश्चन आया था इस तरीके का कि नॉर्मली तो ठीक रहते हैं घर में, बाहर जाके शेर हो जाते हैं हस्बैंड, मजाक के नाम पे कुछ भी उल्टा सीधा बोलना। तो तब भी मेरा जवाब यही था कि कुछ लोगों को घर में तो लगता है डर थोड़ा सा, अपने घर की शांति भंग ना होने का। वैसे और काहे का ही डर है, बीवी बेचारी क्या ही कर लेगी, कलेश ही करेगी, है ना। लेकिन जब वो बाहर होते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि सबके सामने कुछ नहीं कहेगी। जैसे बच्चे नहीं होते कई बार, अगर आप उन्हें घर में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते हो तो वो बाहर जाके सोचते हैं कि हाँ मम्मी कुछ नहीं कह पाएंगे, और वो करते हैं। सेम चीज़ हस्बैंड्स की भी होती है।
लेकिन जब वो सबके सामने अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं ना, आपको अपना ध्यान रखना है, ये चीज़ बढ़ने मत दो। सबके सामने या अकेले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम कमिटेड हैं, हम इंसल्ट नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि वो हाथ भी उठा रहे हैं। अब सोचो, अगर आपके घर वालों के सामने आप पे हाथ उठाया जाता होगा, वो घर जाके कैसे रोते होंगे कि लड़की ब्याह दी और वो बताओ पीट रहा उसे, है ना। तो उनके उस दुख को दूर करने की ज़िम्मेदारी कम्प्लीटली आप पे है। आप बर्दाश्त मत करो। यहाँ इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं पति को उल्टा जवाब कैसे दूँ या मैं इसका विरोध कैसे करूँ, मेरी परवरिश पे सवाल उठ जाएंगे, किसको इसकी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई या कुछ और। ये चीज़ें छोड़ दो, इस बात को सोचना। जब सबके सामने वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो वहीं पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। मारें, हाथ रोको, नहीं रुकें, पुलिस की धमकी दो। लेकिन पति से हम मार खाने के लिए थोड़ी शादी के रिश्ते में आए हैं। ऑब्वियसली छोटी बात पे आप बता रही हो, छोटी तो छोड़ो, बड़ी बात पे भी क्या मतलब है मारने का। नहीं मार सकते, या आप हैं जो ले रही हैं मार, नहीं तो कोई मार नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका विरोध करो, पुरजोर विरोध करो। घर आके सही हो जाए उससे क्या फ़ायदा। कोई हमारा गला काट दे, बाद में आके कह लाऊं मैं घर आके चिपका दूँ, तो चिपक जाएगा क्या। ये बहुत गलत बात है जो आप बर्दाश्त कर रहे हो, इसका आपको विरोध करना ही होगा। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड का नेचर किस तरीके का है कि उनके अपने परिवार में भी किसी से नहीं बनती, मेरे परिवार वालों को भी भला बुरा बोलते हैं, बच्चों के सामने मेरे बारे में भी नाच सुनाओ बकते हैं, जब मतलब होता है तो पास आराम से बैठते हैं। गुस्से में बोल दिया, ऐसे आदमी से कैसे डील करें, है ना। अब वो गुस्से का सहारा लेके हमेशा सबके सामने कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे आदमी का मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्हें जता दो कि गुस्सा हमें भी आ सकता है। जब वो गुस्सा कर रहे हैं आप नहीं करो, चलो ठीक है, बक लेने दो उन्हें। लेकिन जब वो नॉर्मल हो जाए ना, जब दिखाओ अपना रूप कि गुस्सा तो हमें भी आ सकता है। जस्ट लाइक टॉयलेट, पॉटी, बुखार सबको होता है, तो गुस्सा भी सब में होता है। अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। गुस्से का बिल फाड़ के आप कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं होएगा, है ना। तो या फिर दूसरा वही है कि जब वो राजी में आए भी ना, तब आपका टर्न है। फिर कुछ दिन ऐसी स्थिति बनेगी कि 15-15 दिन निकल जाएंगे, आप राजी हो तो वो नहीं बोल रहे, वो राजी हैं तो ये नहीं बोल रहे। लेकिन एक ये कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन सा चलता है। अपनी बात अगर हमारी सही है तो उसे मनवाने का, हमारे बीच में झगड़े ना हो ये सोच के हम अपने आप को मार लें, ये भी ठीक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कलेश होगा तो हो जाए, लेकिन उनके लिए हमें बोलना ज़रूरी है। अब आदमी अगर गुस्से का सहारा लेके एक हो जाता है, देखो गुस्सा सब में होता है, लेकिन ओकेजनली, और जिसको कभी आता है, हमेशा ही आता रहता है ना, उसके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है। वो भले उसमें तोप बना रहे। और उसके साथ एक और टेंडेंसी है, आप उसका जितना गुस्सा झेलने लगोगी ना, उसको लगेगा इतने की आदत हो गई, वो उसकी डिग्री और बढ़ाता जाएगा। और जिस दिन वापस आने लगता है, रिवर्ट बैक, एक लिमिट पे आके रुकेगा वो इंसान और फिर सोचेगा कि नहीं अब इस पे नहीं करना, ये बदले में वही ट्रीटमेंट मुझे भी दे रही है। तो हर जगह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होती। स्टार्टिंग से आज ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें मैं यही सलाह मुझे देनी पड़ रही है कि भैया गलत चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो आप लोग, इतना गलत नहीं सहो। आप अपने साथ इतना गलत कर रहे हो, फिर आगे जाके भी गलत ही होना है। बच्चे भी नहीं करेंगे रिस्पेक्ट ऑब्वियसली, जब आप खुद ही नहीं कर रहे ना। बात तो ये है, आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दूसरा कोई भी नहीं करेगा। फिर बात यहाँ पति की है ही नहीं। यही सेम चीज़ अगर मेरा भाई कर रहा होता मैं तब भी यही कहती, ससुर कर रहे होते तब भी ये कहती। इनफैक्ट मेरा बाप भी अगर ऐसा करेगा कि गुस्से में बोल के हाथ उठा दिया, कभी वो बेइज्जती कर दी, तो मैं तब भी यही कहती कि भैया अपनी इज़्ज़त आप खुद करो, और जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बेफालतू के आपके बेइज्जतियाँ कर रहा है, उसे रोकना सीखो। रही बात गुस्से की, तो बताओ कि गुस्सा सबको आता है, कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट, हेलो दी, बहुत ज़रूरी बात है। मेरे भाई ने मेरी माँ के मरने के बाद मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और मेरे बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोला। मेरे ससुराल में उसे ये लगा मैं कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांगूँ। 4 साल से हमारा कट ऑफ है। अब अचानक उसका कॉल आया कि हालचाल कैसा है। मैं उसे एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मेरा साइन चाहिए। मैं क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई। आई नो क्वेश्चन इज़ लार्ज बट प्लीज़ सजेस्ट मी। ये तो लार्ज नहीं है,
नॉर्मल है, इतना तो मैं पढ़ लेती हूँ आराम से। देखो अभी तक उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए, ठीक है। क्यों तोड़े? कि प्रॉपर्टी में आप हिस्सा ना मांग लें। अब साइन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपका हिस्सा वहाँ पर है। अब आपके पास दो हैं, आपका स्टैंड अपने मन में क्या है डिपेंड करता है उस पर। आप लीगल एडवाइज़र से भी पूछोगी तो आपका कानूनन हिस्सा है ऑब्वियसली, इसीलिए आपके साइन लग रहे हैं कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो, ठीक है। तो आपका अगर है इच्छा कि रिश्ता तो ये वैसे भी नहीं रख रहा, वैसे भी नहीं रख रहा, क्यों ना मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूँ, तो आप डिमांड कर सकती हो, ठीक है। अगर आप साइन नहीं करोगी वो प्रॉपर्टी अटकी रहेगी, जितनी मुझे जानकारी है वो फिर बिक नहीं पाएगी, है ना। तो आपका यह है, या फिर यह है कि भाई तूने बात करने से अगर संभल सकता है कि ठीक है साइन कर दूंगी, लेकिन पहले रिश्ते तोड़े क्यों थे, उस चीज़ को अगर बात करके आपका रिश्ता रिन्यू हो सकता है, वो भी आपका एक गेन है कि चलो भाई वापस मिल गया। लेकिन अगर भाई वापस नहीं मिलने के चांस है, चाहिए भी नहीं, जो हो गया गई बात, तो अब प्रॉपर्टी पे साइन चाहिए तो आप उसके बदले प्रॉपर्टी में हिस्सा जो भी आपका बन रहा मांग सकते हैं। तो कुल मिला के अब आपके पाले में गेंद है और आपको या तो भाई का रिश्ता अच्छी तरह बातचीत करके कि अब ये साइन के बाद दोबारा बोलना बंद कर देगा क्या ये वो, या फिर वो प्रॉपर्टी में हिस्सा, आपको दोनों तरफ कुछ ना कुछ मिलने के ही चांस हैं इस वाले में। लेकिन ये कि मैं कर ही नहीं रही साइन, मैं तो जा ही नहीं रही, इसमें ना तो आपका कुछ सधेगा ना भाई वो बेच पाएगा, समझ रहे हो। तो डिसीजन ले लो कि एक चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी इसमें से। हेलो मैम, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, अनमैरिड, प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम। मेरे ऊपर घर के काम का इतना ज़्यादा बर्डन है कि मैं पढ़ाई ना हो पाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ एंड कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बहन की अभी शादी हुई है जैन में। पहले हमारे काम डिवाइडेड थे तो दिक्कत नहीं आती थी इतनी, पर अब सारा काम मुझ पर आ गया है, क्लीनिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। मम्मी की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। भाई है हेल्प करा देता है, पर उसकी अभी 12वीं हुई है, उसकी भी पढ़ाई है, अनएम्प्लॉयड है हूँ अब तक कि इसकी वजह से भी इरिटेशन रहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वेट गेन भी होता जा रहा है जिससे कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो रहा है मेरा। मुझे आपकी गाइडेंस की नीड है ताकि मैं ये सब मैनेज करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। देखो आप ना ज़रूरत से ज़्यादा फंस गई हो चीज़ों में, ये हो रहा है। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ये फ़र्क है, आपको एक इरिटेशन है ना कि मतलब अभी तक जॉब भी नहीं लगी। मेरा जस्ट सिलेक्शन हुआ था और ट्रेनिंग चल रही थी, नौकरी मुझे मिली नहीं थी। सेम कंडीशन उस टाइम पे मेरे साथ हो गई थी कि मेरी मम्मी को पैरालिसिस हो गया था, वो बिस्तर पे आ गई थी, शूशू पॉटी भी बिस्तर पे होने लगी थी। इवन उनका काम एक छोटे बच्चे जितना हो गया था, और सडनली घर के 3 मील 4 मील जो भी बनेंगे, सिंपल से सिंपल हमारे यहाँ खाना बनता था। मेरी मम्मी तो इतना भी नहीं बनाती थी जितना मैं बना देती हूँ, है ना। बिकॉज ऑफ वही था कि रसोई में राशन तो बनाने के लिए, बात वही थी। तो कुकिंग शुरू से ही हाशिए पर देखी है ना, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं इनबिल्ट है। तो मेरी भी कुकिंग कोई बहुत ज़्यादा फैंसी वाली है नहीं, लेकिन ये है कि सामान अब मिल जाता है डालने के लिए, तो स्वाद उससे ज़्यादा आ जाता है, इतना है। और थोड़ी सी वैरायटी उनसे तो खैर ज़्यादा ही बन जाती हैं, है ना। टाइम चेंज हो गया अब क्या होता था कि वो टाइम आ गया कि वो सिंपल सी जो कुकिंग होती थी ना, वो भी मेरी जान की आफत बन गई थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कब पढूं, कब काम करूं, कब मतलब अपनी तैयारी करूं, जिसका मुझे पेपर देना। भाई ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग ख़त्म होने पे एग्ज़ाम भी होगा, उसकी भी पढ़ाई करनी है। दुनिया भर का क्राफ्ट जो अलग बनाने के लिए मिलते थे ना, चार्ट, मॉडल, ये वो बहुत ज़्यादा काम था, और साथ में काम और साथ में मम्मी का, तो नहीं समझ में आ रहा था। जो आप कंडीशन बता रही हो एग्जैक्ट ये थी। बस आप में और मुझ में ये फ़र्क है कि मेरे सामने नौकरी थी कि हाँ ठीक है इतने महीने बाद मेरा पेपर है, और आपके हाथ में अभी नौकरी नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हो। लेकिन सिर्फ अगर ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मेरी फ़िक्स थी, आपके सामने पेपर है, पेपर मुझे भी देने थे, पेपर आपको भी देने थे, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। तो भी अब आपको ये देखना है कि आपकी इस टाइम पे जो ज़रूरी चीज़ है ना, जो आपकी लाइफ पे आने वाले 5 साल में फ़र्क डालेगी, वो क्या है। आपने घर में कितना फैंसी खाना बनाया, आपका घर कितना साफ़ था, कोई रिश्तेदार आया आपने उसकी कितनी आवभगत की,
या आपने मम्मी को पैर ज़मीन पे नहीं रखने दिए, ये चीज़ें आज से 5 साल बाद मैटर करेंगी? या अभी 6-7 महीने बाद आपका गवर्नमेंट जॉब का जो एंट्रेंस होगा वो क्लियर हो जाता है, तो 5 साल बाद क्या होगा? जब भी कश्मकश में फंस जाओ कि क्या ज़रूरी है, जज नहीं कर पाओ, दोनों चीज़ें ऐसी लगें कि ज़रूरी हैं, तो सिंपल बैठ के सोचा करो कि आज से 5 साल बाद इनमें से कौन सी चीज़ मेरे भविष्य पे फ़र्क डालने वाली है, मैटर करेगी जितनी आज कर रही है। आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा कि घर की सफाई, कपड़े लत्ते, मम्मी की सेवा या फिर कुकिंग जिनमें आप अटकी हुई हो, वो चीज़ें आज से 5 साल बाद भी जस की तस रहने वाली हैं। लेकिन अगर आप अब इनको एक किनारे हाशिए पर छोड़कर कम से कम टाइम और एनर्जी डालकर लोगों की परवाह ना करते हुए कि वो क्या सोचेंगे, कैसे घर मेंटेन हो रहा है, इसको आप ना सोचो, अपना पूरा जितना ध्यान है वो लगा दो आप अपने एंट्रेंस में। और अगर आपके कहीं गवर्नमेंट जॉब का क्रैक हो जाता है एग्ज़ाम, तब सोचो, बदलेगी ना लाइफ। तो अर्जुन की तरह अपना निशाना, अपना लक्ष्य फिक्स रखो कि मुझे करना तो वो है, बाकी की साइड की चीज़ें ये मेंटेनेंस एक्टिविटी होती हैं जो हमें करनी है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। दिन के 2 घंटे भी अगर आप मेंटेनेंस एक्टिविटी कर लेते हो ना, खाना, कपड़े, सफाई, आपको लगेगा कि फ़र्ज़ी बात है, लेकिन दिन के 2 घंटे भी अगर आपने डेडिकेटेड दे दिए ना, ये सारे काम हो जाएंगे जीने लायक, समझ रहे हो। और हफ्ते में 1 दिन अच्छे से और थोड़े 2-3 घंटे दे दो, लेकिन बाकी के हफ्ते के 6 दिन तरीके से स्टडी को अपनी करो, ये सोच के कि मुझे जाना एग्जैक्टली वहीं है, ये काम कभी नहीं ख़त्म होंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे। औरतों की लाइफ में कह दो या आदमी भी, आदमी खुद ख़त्म हो जाता है लेकिन उसके बाद भी घर रहता है, कपड़े रहते हैं, बर्तन रहते हैं, खाना तब भी बनता है, भले हलवाई 13वीं का बना रहा हो। तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती भाई। मुझे ये चीज़ उसी टाइम पे दिखने लगी थी कि भैया ये लाइफ तो मेरी रहनी है। आज को मैं मम्मी और भैया के लिए कर रही हूँ, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मेरा पति, बच्चे, सास ससुर, परिवार छोटे से छोटा भी मान के चलूँ तो भी फिर उनके लिए होगा। जॉब पे मुझे तब भी जाना है, तो करना तो है ये सब चीज़ें। तो मुझे ये था, तभी से मेरे को समझ में आने लगा था कि भैया जॉब भी परमानेंट है, जब तक हूँ शायद तब तक रहेगी, और ये काम भी ज़िंदगी भर का है। बस शादी के बाद मेरे ऊपर आता, लेकिन शादी से पहले आ गया, तो मैंने उसको एक साइड करके जो मुझे करना था, एमकॉम भी करनी थी, सब कुछ करना था, ना मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, ना मैंने अपने एग्ज़ाम छोड़े, ना डिस्टर्ब हुए, एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लेके आई। तो वो चीज़ें मैंने एक साइड में रखी। भले मेरी मम्मी उस टाइम पे चिड़चिड़ करती रहती थी कि तेरा काम करने का ढंग नहीं है, ये क्या है, वो क्या है, ये एक साथ बना के रख दिया, या कुछ भी है, जो भी है, मतलब मुझे जिसमें लगता था कि मेरा ये टाइम इसमें बच सकता है, मैं बचा लेती थी। सिंपल, सुबह अगर नहीं हो रही सफाई कोई बात नहीं, मम्मी किलसती थी, मुझे सुनाती थी कि ये नहीं हुई सुबह सफाई भी नहीं हुई, लेकिन मुझे सुबह और ज़रूरी काम है, मेरे को निकलना है अपनी ट्रेनिंग वाले कॉलेज में जाने के लिए, तो मैं अपना तैयार हो गई, सुबह नाश्ता बना दिया, वो ज़रूरी है। तो ये मेरे से ही शुरू हुआ था कि बिना सफाई के नाश्ता बनना, क्योंकि अनमैरिड लड़की, कोई गृहस्थन तो थी नहीं, तो मैं क्यों प्रेशर ले रही हूँ कि मुझे सब कुछ बिल्कुल पिच परफेक्ट ही करना है। मैं तो अपने खाने लायक काम कर दूँगी कि भैया सबको खाना मिल जाए, हफ्ते में 1 बार कपड़े धो दूँगी, सबको कपड़े धुले मिल जाएं, ठीक है। मैं अपना पूरा ध्यान नौकरी पर लगाऊंगी ना, जिससे मेरी लाइफ आगे की डिसाइड होगी। ये कामों से मेरी आगे की लाइफ थोड़ी डिसाइड होने वाली है। ये तो हमने नहीं भी सीखे तो भी आ ही जाएंगे जब सिर पे पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हमें लगेगा मैनेज नहीं हो रहे, लोग नहीं कहते लिव लाइफ ईजी वाले वीडियो देख देख के वो इतना सीख गए, तो ये तो जब लग जाओगे जब आ जाएंगे, लेकिन नौकरी रोज़ रोज़ थोड़ी लगनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबा मैंने एक्सप्लेन करा इस चीज़ को, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद आ गया कि मत फंसो इस चीज़ में, नहीं तो पूरी ज़िंदगी यही करती रह जाओगी। नौकरी बार बार नहीं आती, मौके ना, इतनी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है कि यूँ ही आपने सोचा और लग गई, और जब निकलेगी भी तो क्रैक नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके से करा तो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं 1 ईयर 7 मंथ का बच्चा है। मेरे ससुराल में 2 फ्लैट हैं, एक किचन, एक ऊपर में रूम है और एक लिविंग रूम है। मेरे देवर की नई नई शादी हुई है, लेकिन मेरी सास अकेले नए घर में रहती है। देवरानी और देवर को वहाँ नहीं रखती। देवरानी जब से आई है
उसके कान भरती है मेरे खिलाफ़। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, उसको कुछ काम करने से मना कर देती है। मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ लेकिन मुझे भी चिड़चिड़ होता है। मैं परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ। अब देवरानी आ गई भैया, नई नई शादी, 1-1.5 महीने तक तो देखो जी चल रहा है, जैसे चलने दो। उसके बाद सिंपल है, अपने काम बांट लो। अपने हिस्से का जो काम है वो कर दो, बाद में बनाए, अपने हिस्से में ना बनाए। क्या सास खाएगी क्या ससुर खाएगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं बनाती, आपसे कोई कहे कि भैया बारी उसकी है, अब जब तक मैं अकेली थी कर लिया, आधा आधा काम बटा हुआ है वो करेगी। कोई हारी बीमारी है कुछ है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन डेली का दूसरी बहू के आने के बाद भी एक ही बहू सारा कर रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बनता। बटेगा ही काम, तो अपना काम बांट लो और जो अपने हिस्से का काम है बढ़िया से करो और उसके हिस्से का छोड़ दो। ना करे तब भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना वो फिर आदत पड़ जाती है। बात यही है, थोड़े से टाइट रहो, काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो और अब बस अपने हिस्से का काम करो और समझा दो कि अब ये तुम्हारा है। वो फिर कैसे ही करे, कभी भी करे। भूख लगे बाहर से मंगा के कुछ खा लो, लेकिन ये नहीं कि देर लगा रही है ला मैं बना दूँ। ये सब टैक्टिक होती हैं, फिर आपको ही दोबारा लगना पड़ जाएगा। तो कैड़े रहना तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो फिर पिले रहोगे ऐसे ही। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मेरी जॉइंट फैमिली में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हस्बैंड बहुत रूड बात करते हैं अपने घर वालों से और मेरी सास को लगता है मैं सिखाती हूँ इन्हें, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे भी बुरा लगता है इनकी बातों को सुनकर, बट ये बोलते हैं तुम नहीं समझोगी, मैं क्या करूँ। देखो किसी को क्या लग रहा है वो हमारा बिजनेस नहीं है, ना हम उसे चेंज कर सकते। अब आपकी सास को लग रहा है कि मैं सिखाती हूँ, मैं सिखा नहीं रही, बात ख़त्म। जिसको लग रहा है उसको लग ही रहा है ना, आप उसको यकीन नहीं दिला सकते। क्योंकि ऐसा होता है, चाहे उनका बेटा उस शादी से पहले भी उन्हें इसी टोन में बात करता हो तब तक सही है, बदतमीज़ है, ये है वो है, उस पर बिल फटेगा। शादी के बाद उस टोन में बात कर ले तो बहू ने सिखा दिया। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते किसी के सोचने को, ठीक है। तो इतना सोचो मत कि वो क्या सोच रही है, आप नहीं कर रहे ये तसल्ली है आपके दिमाग में, एंड दैट्स इट। कोई भी पूछे कि भैया मैंने अपनी बात रख दी, मैं तो नहीं सिखा रही, बाकी अब सोचने का मैं कुछ नहीं कर सकती किसी के भी। बेटा आपका है, आपको ज़्यादा पता होगा कैसा है। क्योंकि ऐसा है ना, कुछ चीज़ें ऑब्वियस सी होती हैं। अब हम उसमें जब फंस चुके हैं ऐसी ऑब्वियस सिचुएशन में और हम फिर करें ना मना कि नहीं 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 मैंने तो नहीं किया, आप क्या कहोगी, मैं तो उल्टा इन्हें कहती हूँ आराम से बात करो, वो फर्जी लगेगा। जितना भी बोलोगे उतना ही फर्जी लगेगा। तो इस टॉपिक में अपनी सफाई देने की कोशिश मत करना। सिंपल ये है कि अगर कोई सामने से पूछ ही ले, अव्वल तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ ही ले तो कह दो मैंने अपना स्टैंड बता दिया था कि मैं कुछ नहीं भरती। अपने आप ही आप लोगों के बीच में जो मुझसे आने से पहले चीज़ें हुई होंगी ना, ये उसका असर है। मैं तो उल्टा समझा देती हूँ, बाकी आपको मानना है मानो, नहीं मानो मैं कुछ कर नहीं सकती। ये कह के एक बार बात ख़त्म करो। नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट, दीदी मैं तैयारी करने मायके आई हूँ, मेरी 2 बहनें भी तैयारी करने आई हैं सरकारी नौकरी की। हम तीनों की शादी हो गई है, बच्चे भी हैं। मेरी मम्मी और मैं सारा घर का काम करते हैं, वो दोनों बहन काम को हाथ भी नहीं लगाते, बस पढ़ाई ही करती हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझसे देखा नहीं जाता कि मेरी मम्मी सारा काम करें। मेरी भाभी भी नहीं आई अभी क्योंकि मेरा भाई छोटा है और मैं बोल भी नहीं पाती कि मुझे भी पढ़ना है, क्या करूँ। प्लीज़ दी, मैं बहुत सोचती हूँ क्या करूँ। मेरी मम्मी से बोलती हूँ कि थोड़े दिनों की बात है, पर हम 12 मेंबर हैं, प्लीज़ 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 आंसर देना। साटिक, लव यू दीदी। मेरी कोई दीदी नहीं है, बस आप हो, लव यू। देखो जी, जो स्थिति है ना, मेरी सजेशन तो ये है अपने ससुराल वापस चली जाओ। जितना काम यहाँ पे कर रही हो किलस क्या कर रही हो, उससे ज़्यादा आसानी से अपने घर का कर लोगी, बशर्ते कि सास ससुर ना हो टॉर्चर वाले। नॉर्मल ससुराल का जो काम है वो आपको आदत होगी करने की, ठीक है ना। थोड़ा ही हो जाएगा, पेपर है भाई, थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर देना और पति बच्चों को देख लेंगे थोड़ा बहुत जो भी है। अगर सपोर्टिव फैमिली है तो इससे बढ़िया तो अपने ससुराल चली जाओ। यूनिट फैमिली है तो बिल्कुल चली जाओ। जॉइंट फैमिली है, थोड़ा सोच लो कि काम वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ रहा था, ये यहाँ अगर बराबर भी है ना तो फिर वहाँ चली जाओ। क्योंकि ऐसा है, एहसान भी ले रही हो कि हमने तो उसे मैके भेजा है ना। मम्मी भी कहेंगी भाई तीनों यहाँ आ गई तैयारी करने के लिए, लेकिन आप यहाँ भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। कम से कम ससुराल में रह के ये तो रहेगा भाई मैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी करते हुए तब पेपर दिया।
बेस्ट है ये, क्योंकि आपकी बहनें जब समझ ही नहीं रही इस चीज़ को तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। फिर मम्मी खुद करें, उनका वो करवाएं, मम्मी के साथ ना करें, आप ना देखोगी ना टेंशन आपको होगी। ठीक है, चलो अगला। एक ये क्वेश्चन था, मैंने जवाब देते हुए इनका नाम लिया था। तो ये कह रहे हैं कि हाय दी, मतलब लड़की हैं, खैर कह रही हैं, आपसे अपना नाम सुन के ऐसा लगा जैसे मैं आपसे पर्सनली मिल के आई हूँ। मेरे स्कूल में वो जो मेल टीचर परेशान करता था, उसने इस बार स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पढ़ाने की बहुत ही माइनर मिस्टेक को दिखा के गांव के प्रधान को बुलाने की बात कही। मुझे इग्नोर करने के लिए कहा गया, पर मैंने सोचा कि अगर आप होती तो ऐसा नहीं कहती। मैंने दी उसको उसी की भाषा में शुद्ध हिंदी में भर भर के जो व्यंग बाण छोड़े हैं ना, सच में मज़ा ही आ गया। दीदी अब सब फीमेल स्टाफ खुश हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और ढेर सारे दिल। बोला था ना, ये कागज़ के शेर होते हैं, हर कोई इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता कि आपको उससे डरने की ज़रूरत हो। समझ रहे हो, ये बेफालतू का ये है, कोई दब रहा है, हम दबा रहे हैं। तो जस्ट अपना स्टैंड लो मजबूती से, अंदर से डर लग भी रहा हो ना, बाहर दिखाओ मत कि हमें डर लग रहे हैं। सिंपल है, फेक करो कि हमें डर नहीं लग रहा। आधे तो इनकी हवा वैसे निकल जाती है जो बेफालतू का रौब गालिब करते फिरते हैं कि अरे ये कैसी है, मेरे से डरती नहीं। एक पता है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ का, इस तरीके के स्टैंड लेने का। एक टेंडेंसी होती है कि अगर कोई निडरता से अपना स्टैंड रख रहा है ना, तो शायद उसके पीछे कोई बड़ी बैक है। और आप अगर इस तरीके की एक वो रखते हो एटीट्यूड कि किसी की गलत बात सुनते नहीं, चाहे कोई भी हो, जवाब दे देते हो तमीज़ में ही, लेकिन जवाब दे देते हो, सुन के नहीं चल रहे किसी की। कहीं ना कहीं लोगों में एक वो रहता है कि भैया इसकी बैक है, बिना किसी मजबूत बैक के आदमी इतना निडर होकर नौकरी नहीं कर सकता, और उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा, भले आपकी बैक है सच में या नहीं है ना। तो मुझे तो ये लगता है भगवान से बड़ी बैक किसकी है। हमें पता तो है कि हमारे साथ कोई गलत करेगा उसकी खुद की बैंड बजेगी ही बजेगी, भले वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बजा दे, लेकिन उसकी बैंड बजेगी ही बजेगी। भगवान से बड़ी बैक थोड़ी किसी इंसान की हो सकती है। तो बिल्कुल निडर रहो, गलत बात बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो दी, आपके सजेशन काफ़ी बेनिफिशियल हैं मेरे लिए। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊँ, प्लीज़ हेल्प। मतलब किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हो आप? अगर पढ़ाई कम है तो पढ़ाई करोगे ही, है ना। बाकी है टाइम की कमी पड़ रही है तो भाई थोड़ा सा टाइम अपना घर के काम को मैनेज करना पड़ेगा कि वो पूरे दिन ना हो के शुरू के 2 घंटे में हो जाए। तो मैं इसमें क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो सही से और ज़्यादा जवाब इसमें दे नहीं पाऊँगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं अपनी स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो सिर्फ अपने घर वालों की सुनते हैं। शादी को 14 साल हो गए, पैसों की भी बहुत लॉस कर चुके हैं। उनके कहने पर ससुराल में हमें और बच्चों को कोई नहीं पूछता, बाहर रहते हैं, कभी कभी ससुराल जाना होता है। इस बार जब होली पर गए तो जेठ ड्रिंक करके मुझे कुछ भी बोलने लगे। मेरे हस्बैंड ने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला। मैं बहुत हर्ट हो गई, मेरे मन से मेरे हस्बैंड के लिए अब कुछ नहीं रहा, बस लाइफ काटनी है, 2 बच्चे हैं। बहुत डिस्टर्ब हो गई। जेठ कुछ करते नहीं हैं, अपनी माँ की पेंशन से घर चलाते हैं। इन्होंने भी 10 साल तक घर में खूब दिया है। मैंने घर बोला तब थोड़ा बंद हुआ है। 14 साल से हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो बिना कमाए हमसे अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। मैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अपने हस्बैंड से हूँ। उन्होंने कभी अपने वाइफ और बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लिया। मैं ऐसी सिचुएशन में हमेशा कहती हूँ, अगर हमारा पति हमारे लिए स्टैंड ले ले तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ना ले तो किसी डॉक्टर ने नहीं लिखा कहीं हमें पर्चे पे कि बहन जी आप अपना स्टैंड खुद नहीं ले सकती हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, माना कि अधिकार या कर्तव्य उनका है अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना अपने घर पे, जैसे बाहुबली का था, है ना। उसने वादा किया कि भाई तुम्हारे सम्मान की रक्षा मैं करूँगा, तो उसने वो वादा निभाया। तो एक ही अनकहा वादा हर पति करता है अपनी पत्नी से, और इसी बात पे उसको वो लेके आता है अपने घर में। अपनी पत्नी के मान सम्मान की जिम्मेदारी है तो पति की, लेकिन अगर नहीं निभा रहा इसका मतलब क्या है? उस पिक्चर को याद कर लिया करो, जब कभी बाहुबली नहीं बोल पाया तो देवसेना अपने लिए स्टैंड लेती थी ना। तो आप एक स्ट्रॉन्ग बंदी हो, अगर आप अपनी जगह ठीक हो,
आपका पति स्टैंड नहीं ले रहा, मान लीजिए अगर मैं उस कंडीशन में होती, मेरे पति कुछ नहीं बोल रहे और मेरा जेठ मुझे अनाप शनाप बातें कर रहा है, मैं देखूंगी कि मेरा पति कुछ बोले, लेकिन नहीं बोला, फिर मैं सुन के क्यों आ रही हूँ? मैं तो वहीं बैंड बजा के आऊँगी फिर उस जेठ की। और फिर अगर पति बोला मेरे भाई को ऐसा क्यों कह दिया, फिर उसकी भी खैर नहीं। जब जिसके लिए बोलना था उसके लिए नहीं बोले तो अब भी मत बोलो, चुप बैठो, लेट मी डील। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे तो बचानी है ना, अगर तुम नहीं बचाओगे तो। सिंपल है। तो भाई इस मामले में भलाई बुराई की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अपने रिश्ते की मर्यादा तोड़ के हमसे अपशब्दों का प्रयोग करता है तो बदले में वो डिज़र्व करता है एक करारी डांट जवाब। भले हम गालियों का जवाब गालियों से ना दें, लेकिन अपमान का जवाब उसके अपमान से ज़रूर दे सकते हैं कि उसको समझ में आ जाए कि गलत जगह गलत बात उसने बोली है। ठीक है ना। यही बात ये वाली जो कह रहे हो ना कि मेरे पति के साथ मेरा कुछ नहीं है, बस मैं ऐसे ही रहूँगी। देखो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, जब कुछ इस तरीके का होता है ना तो हमें लगता है सब ख़त्म, मैं तो बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ। पर जिस आदमी के हमने बच्चे पैदा किए हैं ना, जब तक गुस्सा है, वो चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत रहेगा इधर उधर, लेकिन अगर वो थोड़ा भी माइल्ड और हमारा रिश्ता थोड़ा भी ठीक होता है, हम सब भूल जाते हैं, वापस प्रेम आ जाता है। तो इतना आगे तक की मत सोचो, केवल इसलिए कि उन्होंने वहाँ स्टैंड नहीं लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनमें अच्छी होंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना है कि ठीक है, उनकी नहीं हिम्मत पड़ी अपने बड़े भाई के सामने कुछ बोलने की, बात करने की, आप अपने हिसाब से कर लो, इट्स ओके। और नॉर्मली यही चीज़ लेके चलोगे ना कि ठीक है इन्होंने नहीं लिया, मैं अपने आप कर लूँगी बात, तो आपकी और आपके पति की लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अगर आपने तुरंत उन्हें भी उठा के उनकी कैटेगरी में रख दिया कि जेठ का भाई है ये भी, मेरा पति नहीं है, आत्मसम्मान तो बच जाएगा, लेकिन आपका पति पत्नी का रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसको भी साथ में बचा के चलना। नेक्स्ट, हेलो मैम, नमस्ते। बहुत कोशिशों के बाद भी मेरे बेटे का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता। अब जैसे तैसे उसने 12th कर ली है, तो इसके बाद मैं उसको 1 साल प्राइवेट कंप्यूटर का कोर्स भी करा दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या करूं, कहाँ भेजूं, कौन सा कोर्स करा दूं, प्लीज़ कुछ तो बताएं। घर में तो वह ठीक रहता है, लेकिन बाहर जाकर उसने कभी किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है। उसको कोई ऐसा, मतलब कंप्यूटर की बजाय उसको कोई ऐसी स्किल नहीं सिखा सकते आप? या कंप्यूटर में भी अगर कर रहा है तो उसका किसी पर्टिकुलर चीज़ में, मतलब हाईएस्ट पेइंग स्किल जो होती हैं उनको थोड़ा सर्च करो। क्योंकि इस टाइम पे लड़कों के लिए जो काम है ना, मेरी नॉलेज इस टाइम पे उधर है नहीं इतनी ज़्यादा कि क्या काम हो सकते हैं। हस्बैंड मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में है, शुरू से उसी में ही है ना। और मेरे जो देवर जेठ हैं, अगर वो काम बदल भी रहे हैं ना, तो वो ऐसे लेवल के काम पकड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, उसका भी मुझे कोई ये नहीं है कि हाँ वो लाइन अच्छी है वो कर लो। तो मेन क्या है कि भाई अगर उसके, ऐसा नहीं है कि जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो उसका किसी में भी ना हो, उसको क्या अच्छा लगता है, वो क्या काम अच्छे से कर सकता है, पहले तो ये एक्सप्लोर कर लो थोड़ा सा। और उसके दोस्त नहीं है मैंने माना, लेकिन आपका जो सर्कल होगा वहाँ कहना शुरू करो कि भाई लड़के के लिए कुछ इस तरीके का है, ये उसको आता है, ये काम वो अच्छे से कर सकता है, तो कोई काम बताएं अपने सर्कल में। आप अपने हस्बैंड भी और आप भी, दोनों लोग, आपका तो सर्कल है, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो हो सकता है कहीं से भी एक शुरुआत सी हो जाएगी ना, उसको फिर वो ट्रैक मिलता चला जाएगा, उसको अपने आप समझ में आएगा कि इस काम में मेरा मन लग रहा है नहीं लग रहा। लेकिन एग्जैक्टली कि आप ये वाला कोर्स करा दो इससे हो जाएगा, वो नॉलेज इस टाइम पे मेरे पास नहीं है। दी, मेरे पति बाहर रहते हैं, मुझे साथ नहीं रख सकते, बच्चे छोटे हैं, घर वाले परेशान करते हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। घर वालों की परेशानी को इग्नोर करना सीखो किसी भी कीमत पे, क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर हो सकता कि भाई अलग रह सकती तो रह ही लेती, अब आपकी मजबूरी है, आपको रहना वही है। अब वो परेशान करें कुछ करें, आपको उन्हें माइल्डली जवाब भी देते रहना है, लेकिन एक स्टॉप वॉच अपने दिमाग में आप क्रिएट कर लो कि अभी मेरा टाइम वैसा है कि मुझे रहना ही पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो ये जब आदमी सोच के रहता है तो उसको पता रहता है कि भाई एक टाइम है, निकल जाएगा, चाहे कितना ही मुश्किल है। तो एक हिम्मत मिलती रहती है बुरे समय को झेलने की, है ना। और
परेशान वो किन किन बातों पे करते हैं, उनको प्रॉपर लिख लो कहीं, किन किन चीज़ों पे कलेश होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे वो ताने दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। जितनी हो सकें आपसे उतनी उन्हें दूर भी करने की कोशिश करती रहो, क्योंकि रहना है तो शांति से रह लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर माँ परेशान है, बाप साथ में है नहीं, तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे उस चीज़ में, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर उस पर मानते हुए कि मेरा टाइम थोड़ा कमज़ोर है, इस टाइम पे मैं मजबूर हूँ यहाँ रहने के लिए, ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा, तो इस चीज़ को एडमिट कर लो। लेकिन साथ में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ये समझ लो कि ये टाइम परमानेंट नहीं है, समय बदलेगा। तो जब तक वो पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता समय, तब तक के लिए ये है कि जीने लायक कंडीशन अपने लिए यहाँ पर क्रिएट कर लो। क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि हमें निकलना, हमें निकलना, हमें निकलना है। ज़िंदगी क्या है कि भाई निकल तो तू सकता नहीं, हमारे सामने कंडीशन ही ऐसी रख रखी है, तब हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। बात यह है कि हमने ज़िंदगी का देखा सिचुएशन, अच्छा हम यहाँ पे अभी नहीं निकल सकते, रहना तो पड़ेगा इतने दिन या इतने साल। फिर समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, चल इतने ही साल है ना, देखते हैं। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से अपने मन को समझा लो तो धीरे धीरे इरिटेशन कम हो जाएगी, बच्चों में ध्यान लगने लगेगा, राजी खुशी समय निकल जाएगा। मैं अपने सभी रिश्तेदारों के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें कौन सी बात मेरी बुरी लग जाती है कि मुझे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। फिर क्या करूँ? हो सकता है आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, है ना भाई, उन ऐसा भी तो होता है ना कई बार। आज ही मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शायरी आई थी, कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफ़रत करते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी उनके अस्तित्व को बिल्कुल डाइल्यूट कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो इसलिए वो आपसे नफ़रत करते हैं। मे भी ये चीज़ हो कि जब आप सबके लिए सब कुछ करती हैं तो कहीं ना कहीं आप बड़ी दिख रही हैं उसमें, और वो कुछ अपने आप को ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हो, तो फिर उन्हें लगता है कि छोड़, इससे तो काम कराना बेकार है। तो इसमें आपकी गलती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरी देखो, एक कंडीशन और भी होती है, कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता, हम काम कर रहे हैं किसी के लिए, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने हमने कुछ बातें या हमारी टोन या हमने करने के बाद कुछ इधर उधर अपने बारे में बता दिया कि हाँ मैंने ये किया। कई बार ये चीज़ें भी बुरी लग जाती हैं और फिर आदमी आगे से इग्नोर करना शुरू कर देता है ना। तो दोनों ही चीज़ों पे ध्यान दो कि आप काम तो कर रही हो सबके लिए, लेकिन उसके साथ आपका जो व्यवहार है, जो एटीट्यूड है, जो बातें आप बोल रही हो, कहीं उनमें से तो कोई बात उसे बुरी नहीं लग रही है उस हर दूसरे आदमी को। क्योंकि देखो, अगर ये कंडीशन कहीं एक होती है तो हमें लगता है कि उल्टे दिमाग का होगा, वो ये ऐसे सोच रहा है कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, ये ऐसे ले रहा है। लेकिन अगर हर जगह ऐसा हो रहा है तो मान के चलो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ आपके बातों में या आपके व्यवहार में भी हो रही है, कि आप काम तो कर रही हो लेकिन साथ में शायद कुछ ऐसा कह दे रही हो या कुछ इस तरीके के हाव भाव आपके हो रहे हैं कि उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, और इस वजह से वो आगे से इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी मैंने देखा है, प्रैक्टिकली हैं। एक काम सबका बहुत करती हैं, लेकिन ज़ुबान इतनी ख़राब है और करने के बाद में एहसान या कुछ भी किसी फॉर्म में भी, और अब करेंगी ना तो आज से 4 साल बाद भी गिनवा देंगी। तो इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी में ना वही होता है कि सामने वाला बचता है, उसे अगर ज़रूरत भी होगी ना वो उनसे नहीं कहेगा, ये है। तो ये चीज़ होती है, दोनों तरफ से ध्यान दे के देखो कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। छोटा सा 1.5 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन अपने आप में पूरी मुसीबत की बात। अगर हस्बैंड का किसी लेडी से अफेयर चल रहा है तो क्या करें? कई बार आ चुका है इस तरीके का प्रश्न, और हमेशा इस पर 2 राय होती हैं। आधी महिलाएं कह रही होती हैं उसके रिप्लाई में कि शांत रहो, इग्नोर कर दो। उसके आधी कह रही होती हैं कि भैया तुम जो है उनको क्या करो कि मतलब अपना हक मत छोड़ो। हाँ, मेरी सोच नहीं है ना तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। वो ये कहती हैं कि तुम अपना हक मत छोड़ो, वहीं रहो, वरना वो तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई ये सलाह नहीं देता कि जिस लेडी के साथ अफेयर चल रहा है और जिस पुरुष का अफेयर चल रहा है उनकी बैंड बजाओ।
उन्हें खूब जलील करो, सार्वजनिक तौर पर करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, क्यों ना वो जलील हों जब उन्होंने अपनी मर्यादा लांघी है, क्यों ना वो अपने हिस्से का अपमान झेलें जब उन्होंने अपनी मर्यादा लांघी है, तो वो डिज़र्व करते हैं बेइज्जत होना मेरे हिसाब से। जब आपने देखा होगा खबरों में प्रेमी प्रेमिका पकड़े जाते हैं, फिर क्या हो रहा होता है उनका, मैंने देखे 1-2 वीडियो आ जाते हैं कई बार रैंडमली ऐसे ही, हाथ जोड़ रहे होते हैं, है ना। उसके बाद भी लड़की कई बार मना कर देती है, मैंने तो बुलाया ही नहीं था। लड़का कह रहा होता है अजी आज माफ़ कर दो, मैं आज के बाद इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, शहर छोड़ के चला जाऊंगा। तो हो क्या रहा है इन कंडीशन में, जब मेरा दिमाग चल रहा होता उस टाइम इस खबर को देख के, वो कि क्या ही प्रेम मोहब्बत की बातें हुई होंगी जो वो यहाँ आधी रात में इससे मिलने आया होगा। उस टाइम में से कुछ होश नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर उसके दिमाग में नहीं है। लेकिन जब वास्तविकता से सामना होता है ना, पकड़े जाते हैं, पूरा परिवार, समाज का एक छोटा रूप वो सामने खड़ा जाता है और उनकी तोड़ाइयाँ होती हैं खूब तबीयत से, है ना, गालियाँ दी जाती हैं गंदी गंदी, उन्हें तो छोड़ो, उनकी माँ बहन बाप को भी, सबको, परिवार तक को, अपनी लड़की को भी, जिसके पूरी ज़िंदगी भी अगर एक रहपट न मारा, उसकी बेल्टों से पिटाइयाँ हो रही हैं। आधा घंटा नहीं लगता, वो सालों का, महीनों का प्यार जिसके लिए जहर खाने को तैयार हो जाते हैं, वो उतर जाता है। वादे करने लगते हैं कि जी छोड़ दो, अब नहीं मिलने के कभी, समझ रहे हो। तो जब ये वाला एक बार तमाशा ऐसे अफेयर करने वालों के साथ जिस दिन हो जाए ना, उस दिन उनका भूत उतर जाए, ये इश्क मोहब्बत का, ठीक। तो भैया मर्यादा सबसे बड़ी चीज़, प्यार मोहब्बत भावनाएं वो सब एक अलग, लेकिन मर्यादा सबसे बड़ी चीज़। जिस इंसान को अपनी मर्यादा में रहना नहीं आता, समाज में रह के समाज के नियम कायदे उसको फालतू के लग रहे हैं, वो सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको सामाजिक अपमान मिलना तय है। अब वो अपमान बाद में कोई और करे, इसकी बजाय जब आप सफ़र कर रही हैं सबसे ज़्यादा पत्नी होने के नाते, तो पहला अधिकार आपका है, करो उन्हें जलील सार्वजनिक तौर पे, उनका उतारो भूत, फिर चाहे छोड़ना पड़े चाहे रहना पड़े, वो आपके अलग अपना डिसीजन, लेकिन उन्हें बिना कपड़े उतारे ऐसा नंगा करो, उस प्रेमिका को भी और अपने पति को भी, कि आगे से उनकी हिम्मत ना पड़े और उन्हें जो देखे उनकी भी हिम्मत ना पड़े कि भैया जब तक घर में ब्याता बैठी है आप दूसरे की तरफ इस नज़र से नहीं देखोगे। वो डिज़र्व करते हैं ये चीज़। हाय दी, मेरा बेटा 9 साल का है, उसकी आइज़ वीक हो गई, चश्मा लग गया, मैं बहुत अपसेट हूँ, क्या करूँ, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया एज अ मदर, क्या करूँ। अब गिल्ट में जाके क्या ही होएगा, अब नहीं लगता जितना फ़ोन का टैबलेट का एक्सपोजर है, और 4-6 साल बाद अब के बच्चे कोई मतलब ही नहीं है कि 12-16 साल तक हो जाएं और उनके चश्मा ना लगे, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन टीवी इतना ज़्यादा है। और जिनकी माँ उन्हें थोड़ा सिर पे चढ़ा रखा, उनके तो क्या ही कहने। तो आप अकेली नहीं हो, इतना ज़्यादा गिल्ट में मत जाओ। लेकिन बाद में ये है कि चश्मा हटाने के लिए लेज़र वाले ऑपरेशन भी होते हैं, मेरी एक नंद ने, कज़िन नंद ने हटवाया भी था। अगर लगेगा कि भाई कहीं आड़े आ रहा है तो हटवा ही लेगा। बाकी चश्मे भी अब अच्छे आ रहे हैं जो लाइट वेट भी हैं, पता भी नहीं चलते। अब उस जिस चीज़ को कहने का मतलब आप बदल नहीं सकते, उसके लिए इतना सोच के दुखी होने का क्या ही फ़ायदा है। हो गया जो होना था अब तो। और बाकी भाई आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए डाइट में क्या क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है अब तक आपने ध्यान नहीं दिया, डाइट में आप उसको क्या क्या दे सकते हो जिससे उसकी आई साइट सही रहे। थोड़ी आँखों की एक्सरसाइज, थोड़ी लुब्रिकेशन वाली आई ड्रॉप्स, ये सब वगैरह आप अब भी ध्यान दे सकते हो, तो उसका जितना भी नंबर है एटलीस्ट और बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ध्यान देने की कोई एज नहीं होती कि यहाँ तक दे लिया तो ठीक, अब नहीं दोगे, हो गई जो हो गई। लापरवाही अगर आपको लग रहा करी है, अब ध्यान दे लो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरी सास बहुत चालबाज टाइप की है, मीठे मीठे शब्दों से ताने मारती है, कभी किचन के कामों को लेकर, कभी और भी किसी टॉपिक पर। सेकंड प्रॉब्लम यह है, जो जेठ जेठानी है, जेठ ने मुझे 4 मंथ से व्हाट्सएप पर फिर इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर रखा है। रीज़न समझ नहीं आ रहा। फिर गुस्से में मैं भी इस मंथ ब्लॉक कर दिया। बट जब हस्बैंड से इस बारे में बात करती हूँ तो वो मुझे ही बोलते हैं, तुम लेडीज़ का यही नाटक रहता है, साड़ी के कलेश करती हो, जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक शांत रहती हैं, जबकि वो जानते हैं वो लोग हमेशा जलते हैं।
बट फिर भी मुझे ही चिल्लाते हैं। वो भी बहुत सारी बातें हैं, सब तो नहीं टाइप कर सकती। जब भी सोचती हूँ सास ने कुछ तो कहने भी नहीं देते। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, सबको कैसे डील करूँ। ज़्यादा कुछ कहूँ तो मेरा अपना रिश्ता ख़राब होता है। प्लीज़ हेल्प मी दी। देखो, उन्होंने आपको ब्लॉक करा, ठीक है, जेठ ने। आपने वेट करा, फिर उसके बाद आपने भी कर दिया, हो गया। अब बीच में पति कहाँ से आया? उसको तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की तरह आपने बता दिया, ठीक है, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। तो अगर कभी बात आती कि तूने मेरे भाई को ब्लॉक कर रखा है 2 महीने पहले तुम्हारे भाई ने मुझे कर रखा था, क्यों उनका क्यों मुझे नहीं पता, मेरा क्यों उन्हें नहीं पता, मेरे पास तो फिर भी क्यों है कि उन्होंने कर रखा था। सिंपल। क्यों ही जाना डिस्कशन में, वो अपने भाई को सुधारने जाएगा आपकी वजह से। भले उसे पता हो ना मेरा माँ बाप या मेरे भाई बहन गलत हैं, फिर भी अगर आप कहोगी तो नहीं, वो गलत नहीं है। ये आदत लड़कियों में नहीं होती, उनके पता होता है उन्हें कि मैके वाले में उनके कमी है, उनके माँ बाप में या भाई में कई बार होता है, उन्हें पता होता है। लेकिन अगर वही चीज़ पति कह दे तो वो एकदम चिढ़ जाती हैं, होता है ना। सेम चीज़ आदमियों के साथ भी होती है, उनको पता होता है अंदर खाने की कैसे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के सामने बोलेंगे नहीं, है ना। और कई बार कंपैरेटिवली उनको लगता है कि वाइफ भी कुछ कम नहीं है, तब भी वो फिर ऑप्शन 2 लेते हैं कि भाई अपने घर वालों की साइड लो। तो ये होता है, पति पत्नी में इतने झगड़े होते देखे हैं मैंने कि पत्नी अपने मैके वालों के लिए लड़ रही है, पति अपने के लिए। ये नहीं सोच रहे होते दोनों, मुझे लगता मंदबुद्धि उस टाइम पे। एंड में उन दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। शुरुआत में थोड़ा बहुत लोग समझाने आएंगे, लेकिन जो कलेश, जो अच्छा गोल्डन टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, वो उन दोनों का कर रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता, लगे रहते हैं मेरा परिवार कह के। एक्चुअली बाहर के जो हैं, उनके रिश्ते से बाहर जो हो गए हैं, उन लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। तो वो चीज़ मत करो। आपको जो अपना स्टैंड लेना है, जो आपके साथ जैसा बर्ताव कर रहा है, अगर हस्बैंड बीच में पड़ रहे हैं ठीक है, नहीं पड़ रहे हैं तो अपना हिसाब से जो सही लग रहा है आप खुद करो। छोटे बच्चे नहीं हो कि आपकी बात आपके पति कहेंगे, भले घर उनका है, लेकिन अब आप शादी करके आ गई, आपका भी घर वही है, पूरा जीवन आपको इसी घर में बिताना है ना। तो ये सोच के रहा करो कि मेरा घर है, मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से डील कर लूँगी अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। नेक्स्ट दी 92 एपिसोड में कमेंट करा था, जो आप नहीं ले पाई, बहुत परेशान हो, रिप्लाई करना। मेरी परिश में कथा थी, परोस होगा। हस्बैंड से पूछ के ननद के साथ गए, तब हाँ कर दिया, लेकिन वहाँ कुछ टाइम लग गया तो बच्चे से बुला लिया। जब हम घर आए तो कलह किया, जब हम रोने लगे तो कहा छिनारपन करती हो, हमारी दीदी विधवा हैं, कहा उनकी तरह घूमोगी। 4 साल शादी के हुए हैं, जब भी कहीं गए तो कलेश किया, जबकि खुद घंटों लोगों के पास बैठते हैं, अपनी भाभी के पास 12 बजे रात तक बैठते हैं। बहुत परेशान हूँ दीदी, क्या ऐसे आदमी को उसकी प्रेमिका के पास जाने दें जिसने हमें परेशान करना बंद हो जाए, या फिर रो रो के ज़िंदगी काटें। मैं के भी परमानेंट जाना नहीं चाहती हूँ, भाभी के ताने, माँ पापा बुज़ुर्ग हैं, भाई पर डिपेंड नहीं होना चाहती, या फिर जाने के कहीं। देखो जी, ये वही है कि अपनी कमी और दूसरे पे बिल फाड़ना। आपके पति वही कर रहे हैं, खुद में जो कमी है, एक है ना, वो जहाँ बैठते होंगे मे भी वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनको लगता होगा जहाँ आपको भी देर हो गई वो यही चीज़ है। ऐसे आदमी का ना, देखो मैं तो सोचती हूँ, आपको पता है मैं कहीं भी जाऊँगी और वो आके कलेश करेगा, ठीक है, तो भाई तू कर ले। आपको नॉर्मल जहाँ जितना टाइम लग रहा है लगा के आओ, एटलीस्ट वो घंटे तो आपके सुकून में कटेंगे। घर आके तो उसे नाटक करने ही है। दूसरी चीज़ कि जी उनकी तरह घूमोगी, तो कह दो कि अगर तुम्हारे इतने सत्कर्म हैं कि तुमने कह दिया और हो गया, और मेरे नसीब में यही लिखा है, तो कुछ कर नहीं सकते उसका। इस चीज़ को इतना वो मत लो, ये सतयुग नहीं है कि किसी ने कह दिया तो हो ही जाएगा और अपने को ही कोस रहा है। क्या ही कर सकते हो उसका, भले आपका जीवन उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई ये सोच रहा है कि आपकी ये दुखती रग है, इसे ही दबाओ, वो दबा रहा है तो फिर उस दुखती रग को बदल दो। नहीं है अब हमारी दुखती रग, कह ले जो कह रहा है, ठीक है। अब ये है कि जी कहीं जाने पर कलेश हो रहा है, अब नंद भी तो गई थी साथ में, तो आपने ये नहीं बोला कि बहन भी तो गई थी तुम्हारी साथ में, उस पर तो नहीं चिल्ला रहे जो वो कर रही होगी वही मैं कर रही हूँ। मेरे पे ही विशेष अनुकंपा क्यों है?
मुझसे इतना प्यार क्यों है? थोड़ा बहन को भी दिखाओ। भाभी के पास जो रात तक 12 बजे तक बैठे रहते हो, आके मैं भी गालियाँ निकालूँ आते ही, आपको भी भाभी को भी, तब सही रहेगा? नहीं तो एक दिन कर दो ये चीज़। अब वो जब आप आ रही हो बाहर से, वो गालियाँ निकाल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जब वो आएँ 12 बजे भाभी के पास से मिल के, आप भी शुरू हो जाओ सेम उन्हीं की एक्टिंग उतारना, कर दो फुल ऑन तमाशा। 1-2 दिन अपने आप हो जाएगी धूमता ना कि अच्छा ये क्या हुआ। आईना तो दिखाओ एक बार, पता लगेगा फिर क्या हो रहा है। नेक्स्ट, क्योर स्किन पाकिस्तान में डिलीवरी कर देगा क्या? पता नहीं, अपना डिलीवरी का पिन कोड वगैरह एड्रेस डाल के देख लो, मुझे इस पे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी बात हुई वहाँ पर ऐप पे या डॉक्टर से, जैसे यहाँ पर आते हैं यूट्यूब के लिए भी वो लोग, तो मैं बात करूँगी तो बता दूँगी आपको जब कभी होगी कि वहाँ है या नहीं है। फ़िलहाल मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, दी नमस्ते, मैं भी आपकी तरह बेसिक में टीचर हूँ, पर हमको 10,000 की सैलरी मिलती है। हमारी हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते, ससुर के पेंशन से घर चलता है। मैं गांव में रहती हूँ, स्कूल भी हमारा गांव में है, स्कूटी से जाते हैं स्कूल। सास है भी बिना पढ़ी लिखी है। मैं अपने मायके से बहुत अच्छे घर से हूँ, सब लोग जॉब करते हैं, सिटी में रहे हैं हमेशा, पर अब गाँव में हूँ। कुछ समझ नहीं आता, हमारी सोच हमारी ससुराल वालों से मैच नहीं करती, खुलकर नहीं जी पा रहे, क्या करूं मैम, प्लीज़ कुछ बताइएगा। ये तो आपके पिता माता को तब सोचना चाहिए था ना, जब शहर की लड़की को गांव में भेज रहे थे शादी करके। ये क्लैशेस तो होने ही थे, और शुक्र करो आप तो जॉब पे हो। बात 10,000 की नहीं है, प्राइवेट में ये 10,000 कमाने में भी ना ऐसी तैसी हो जाती है। सही बात तो ये है, ठीक है। वहाँ पे फिर भी आप शिक्षा मित्र होंगी, 10,000 जब बता रही हो, तो वहाँ वार्ड में होती है हमारी गिनती, और वार्ड में जो बेस्ट है वो चुन लिया जाता है। लेकिन आपको अगर यही चीज़ वार्ड से बाहर निकल के और लाखों फॉर्मों में से अगर compete करके निकलना पड़ेगा ना, तो ये 10,000 भी मिल रहे हैं, वो सही है। तो आप अभी भी काफ़ी ठीक कंडीशन में हो, ठीक है। अब रही बात ये कि जी उनकी सोच नहीं मिल रही, अब नहीं मिल रही, क्या ही करोगे, ससुराल बदलोगे? नौकरी है, रहना गांव में ही है, सारे परिवार गांव वाला है, तो उन्हीं के साथ रहना है। आपकी प्रॉब्लम अब मैं एक बार फिर से पढ़ूं कि हस्बैंड कुछ करते नहीं, सबसे पहली गड़बड़ तो वही है। ससुर की पेंशन आ रही है, नहीं आ रही है, कमाई तो करनी चाहिए ना उन्हें, तो वो क्यों नहीं करते? शुरू से कुछ नहीं कमाया तो फिर शादी कैसे कर दी आपने अपनी, मतलब आपके माँ बाप ने आपकी शादी वहाँ कैसे कर दी? और कमा रहे थे तो जब छोड़ा, जब भी क्यों नहीं वो करा कि भाई क्यों छोड़ रहे हो, क्या है? अब उन्हें दोबारा प्यार से या बोल बोल के तेज़ी से उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, आधी तो स्थिति वहाँ सुधर जाएगी। बाकी कुछ और परेशानी जो ये है कि मैच नहीं कर रही सोच, या सास बिना पढ़ी लिखी है। देखो इसका ये चीज़ें शादी के टाइम पे देखी जाती हैं। अब आप सोचोगे आपके आते ही सब कुछ बदल जाए, नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन बदल जाएगा। बहू अगर ध्यान से चले तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो ससुराल है ना, उसकी पुरानी उनको धीरे धीरे रिप्लेस करके अपनी नई वो ले आती है। लेकिन पहले उनकी पुरानी वाली को ही अडेप्ट करके उस पर चलना पड़ेगा। फिर आप इस कंडीशन में आते हो कि धीरे धीरे कुछ एक चीज़ों को आप चेंज करना शुरू करते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जब पूरी सत्ता आपके हाथ में आ जाती है, फिर आप अपने हिसाब से घर चलाने लगते हो। सास ससुर भी देखते हैं कि सही से चला रही है, चल कर लेने दे अपने हिसाब से, एक टाइम आएगा। लेकिन उससे पहले आपको पहले उनकी वाली उस चीज़ को फॉलो करते हुए उनका वो जीतना पड़ेगा। हेलो दी, मेरे हस्बैंड पर्सनल काम के लिए पैसे नहीं देते, कहते हैं तुझे क्या ज़रूरत है बुढ़ापे में। माई एज 4, आगे लिखा ही नहीं, 2 रिप्लाईज़ हैं, उसमें क्या है 40। 40 का इंसान बुढ़ा होता है तो 80 का जवान होता है क्या? ये भी तो बुढ़े हैं, फिर उनको भी पैसे नहीं रखने चाहिए। ऐसा है जी, आपको 40 में पैसे नहीं मिल रहे तो क्या आपको 35 में मिलते थे, 30 में मिलते थे, 25 की थी तब मिलते थे? एक बात तो ये सोचने की। और अगर नहीं मिलते थे तो सेम जवाब अपने पति को चिपकाओ कि अब 40 में मैं बुढ़ी हो गई, जब जवान हो गई थी तब तुमने बड़ा पैसों में लाद रखा था, तब जवान हूँ तब नहीं दिए, अब बुढ़ापे में मैं क्या करूँगी? तो भाई तुम्हारा तो स्टैंड यही है कि मेरे हाथ में पैसे आएंगे नहीं, है ना। थोड़ा सा जब अपनी कोई बात मनवानी हो ना, उसके लिए सिंपल एक वो याद कर लिया करो इंसिडेंट। जैसे छोटा बच्चा होता है, मैंने पिछली बार भी यही बात बोली थी, अगर आपका बच्चा किसी
खिलौने के लिए, किसी फैंसी चीज़ के लिए एक बार बोले और चुप हो जाए, या आपने उसे डांट दिया कि नहीं मिलेगी और फिर वो नहीं बोल रहा, आपको वो याद भी नहीं रहेगी चीज़ कि हाँ बच्चे ने ये चीज़ बोली हुई थी, भले उसके मन में कितनी भी चल रही है। जब तक वो मुंह से आपके कानों तक बात नहीं पहुंचाएगा आपको नहीं पता चलेगी, है ना। लेकिन अब सेम चीज़ अगर उसने आपको सुबह शाम उठते बैठते, चाहे आप डांट रहे हो कुछ कर रहे हो, लेकिन वो बोलता जा रहा है कि नहीं पापा मुझे ये चाहिए, या मम्मी मेरे को इस बार ये ला के दो, वो लाओगे ना, वो कब लाओगे, ये करते जा रहा है, आपको याद रह जाएगी। सेम चीज़ है भैया, यहाँ जब बहू बन के आ गए, अब आपको कुछ कामों के लिए उनकी परमिशन चाहिए, या उनको एक काम आपको देना है जो वो करके दें। सपोज़ करो यहाँ पर कि पैसे आपको चाहिए जेब खर्चे के लिए, आपके लिए बड़ी चीज़ है, आपको तब तक बोलते रहना पड़ेगा, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन तब तक कहते रहना पड़ेगा जब तक कि उनके दिमाग में ये बैठ ना जाए कि भैया जब तक मैं इसे दूंगा नहीं ये चैन से बैठेगी नहीं, ये कहती रहेगी। तो ये वही है, मतलब ये हर एक छोटी बड़ी परमिशन के लिए, अब इसमें ये सब चीज़ों पे अप्लाई होता है। घूंघट, शादी के बाद पढ़ाई, शादी के बाद जॉब, मेड लगेगी नहीं लगेगी, मशीन आएगी नहीं आएगी कपड़े की, ठीक है ना, बर्तन कौन से यूज़ होंगे कौन से नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे डिसीजन जो बहू को खटक रहे हैं, घर वालों को अलग लेना है, उनको अलग चलना है। तो अगर बहू को वो चीज़ें बदलनी हैं तो सिंपल फार्मूला है कि भैया जब तक आपकी मांगें मान ना ली जाएं तब तक आप कहते रहो, सुबह शाम एक बात धीरे से बोल कर, ये ना हो कि इसका तो ऑर्केस्ट्रा ही बज रहा है, लेकिन एक दिन छोड़ दो फिर 2 दिन बाद फिर कह दो, फिर 2 दिन छोड़ दो फिर 1 दिन बाद कह दो, बार बार उसको दिमाग में डालते रहना कि ये काम करके दो, मेरे लिए बड़ी चीज़ है, तब मानेंगे। मैम मेरे हबी को मेरी सास ने अपनी देवरानी से अडॉप्ट किया था, मैं उनकी एक ही बहू हूँ, बट वो मुझे भी बहुत परेशान करती हैं। हबी बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि मॉम मुझे कुछ भी करें ये बोलें आप जवाब नहीं दोगी, उनको लगता है कि सब रिलेटिव हम दोनों को बुरा बोलेंगे कि एक माँ भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आंसर दें। काफ़ी लंबा हो गया बट इससे कम मैं आपको कैसे अपनी पूरी बात बताती। मेरी सास इन सब का फ़ायदा उठा रही है। जवाब नहीं दोगी चाहे वो कुछ भी कहें। उनके सामने मत दो। जब कोई आपकी लीनियरिटी का फ़ायदा उठाए ना तो आपको दिखाना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर लीनियरिटी है, लेकिन जलेबी की तरह हो सकती है वो लीनियरिटी अगर आप इसको बार बार चीज़ों को ट्विस्ट करते रहेंगे तो, ठीक है ना। अब अपने पति को ये समझाओ कि कुछ भी की कोई परिभाषा नहीं होती, कुछ भी में तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको उन्होंने अडॉप्ट किया या जो कुछ भी है, भाई मेरी गलती थोड़ा ही है, सिंपल सी बात है ना। बहू की गलती थोड़ा ही है कि मेरे पति को किसी ने कैसे पाला है, अब वो मेरे पति हैं, हम एज अ बेटा बहू आपकी सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि खून पी लोगे हमारा, या मेरे पति को पाल के खड़ा किया तो बदले में सारा मेरा जूस निकाल लोगी कह के। तो भाई ये चीज़ कोई वैलिड है नहीं कि वो कुछ भी कहें। अगर ये बात उनको भी रियलाइज़ है, आपकी सास को इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको है कि मैं कुछ भी कहूँ जवाब नहीं देगी, तो भाई वो तो फिर बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे जवाब मत दो, लेकिन थोड़ा माइल्ड, जितना थोड़ा नहीं पूरा माइल्ड होके विद अ स्माइल उनकी गलत चीज़ों को आप मना तो करते ही रहो। और पति जब कहे ना कि तुमसे कहा था मैंने जवाब मत दो, तो सिंपल बोलो कि इससे ज़्यादा चुप नहीं रह पाऊँगी मैंने जवाब कहाँ दिया, बात ही तो करी है। अब जवाब नहीं देने वाली बात क्या है कि मान लो, एक फ़नी बता रही हूँ उसका एग्जांपल, मान लो आपने कह दिया कि जी मैं जवाब ना दूँ, मम्मी कहे कि खाना क्या बनाया तो क्या जवाब ना दूँ, मम्मी कहें आज कपड़े धो लिए क्या तो जवाब ना दूँ, तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है, जवाब दिए ही जा रहे हैं ना। तो ऐसे ही है कुछ चीज़ों के, तो मैं मतलब बात चल रही है, जवाब क्या है इसमें, बात ही तो चल रही है। और टोन अपनी बात वाली रखो, लेकिन बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी मिलना चाहिए, ताकि सास को पता हो कि भाई थोड़ा सा रुकना है, वरना वो इतनी हावी हो जाएंगी आप कहाँ तक करते रहोगे बर्दाश्त।
शांति से रह पाओगे तभी तो रह पाओगे। अब समाज के डर से रह रहे हो, एक आदमी समाज से डर रहा, दूसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा, तो वो तो फिर एंड ही नहीं होने का। जब तक जिएगी सास, जब तक आप हो, कलेश में ही चलेगा ना, आपका बॉन्ड रहेगा। और पता नहीं कितने साल की ज़िंदगी किसकी लिखी है पता लगा। कितनी तो बहुएं बेचारी बुढ़िया हो जाती हैं, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, शादी वाले हो जाते हैं, उनकी सास का डंडा उनके सिर पर रहता ही है। अब ऐसे में सास बढ़िया हो तो बहुत बढ़िया भाई, सिर पर बैठी हुई एक बड़ी बुड्ढी बैठी है बताने के लिए, एक मदर फिगर है, वो तो बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसी टॉर्चर सास हो, पता लगा जी मैं तो सारी जवानी निकल गई, उनकी हाँ 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 करते, तो हम कब जिएंगे? सोच के देखो ना। तो इसमें जो गलत सोच वाले हैं वो तो ये है, मैंने ऐसी भी देखी हैं, टीचर्स में देखी हैं, हे भगवान मेरी सास को उठा ले, भगवान मेरी सास को उठा ले, ये पूजा करती हैं। किसी के मरने की दुआ कर रहे हैं हम, इससे बढ़िया तो भाई उसको थोड़े से जवाब देकर उसको सुधार लें अपने हिसाब से। क्यों किसी की माँ को मारा? सही है ना। तो हमें अपना जीवन जीना है, इसके लिए अगर कोई दूसरा हावी हो रहा है तो उसको शब्दों से चुप करा सकते हैं तो करा देना। कि इस कंडीशन में पहुंच जाए कि अपना भी दिमाग ख़राब हो और हम सोच रहे हैं भगवान कब जाएंगी या कब जाएंगी, क्या उस कंडीशन में मत पहुंचो, ठीक है ना। तो जवाब नहीं देना, वो है कि लड़ाई गाली गुप्तारी बाहर गली में सुनाई दे, वो चीज़ें ना हो। लेकिन अपना नॉर्मल बातचीत में जो चीज़ बुरी लग रही है उसको सामान्य टोन में अपना कह दो कि ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं होता। बस उसमें भी तमाशा करें तो तुम्हारा है ही कि भाई इतना ही तो कहा था। अब उसमें भी कि जी ये जवाब है तो नहीं कि जी फिर खाने का जवाब पूछें किसी का भी तो जवाब दूंगी ना, फिर कहूँगी नहीं, कुछ बोलती ना मैं बहरी हो जाऊँगी, मेरे को तो जवाब ही नहीं देना, तो चलेगा? तो ये कोई रूल नहीं होता कि जवाब नहीं देना। हेलो मैम, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और एक 9th में है। मेरे हस्बैंड का शक करने की आदत है, लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा हो गया, कहीं नहीं जाने देते, यहाँ तक कि पास में ही सास रहती है वहाँ पर भी। क्या ही बताऊँ, प्लीज़ डिप्रेशन से निकालें, उन्हें भी कहीं मत जाने दो। कहो जी पता नहीं तुम किससे मिलने जाओगे, जो डर तुम्हें मुझे लेके है मुझे भी तुम्हें लेके सेम डर है। तुम भी नहीं जाओगे ना कमाने खाने, ना मैं जाऊँगी किचन में, ना घर से बाहर जाऊँगी। बस हम एक दूसरे को देखेंगे कि कहीं हमारा किसी के साथ चक्कर ना चल जाए। आप मुझे देखो, मैं आपको देखूँगी, जाने ही मत दो। जिद पे अड़ जाओ, कहेंगे पागल है, दिमाग ख़राब है तेरा, सीधे ही आएगा। तो शुरू किसने किया था? सिंपल। कैसे रहोगे ऐसे अगर आवाज़ नहीं उठाओगे कि बाहर तक भी नहीं जाने दे रहे? जी पाओगे? तो अपने जीने के लिए बोलना पड़ेगा ना ये चीज़। चलो नेक्स्ट। हेलो मैम, मैं बाहर जॉब करना चाहती हूँ, मेरे 5 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी, सास जॉब पर है, कम पैसे मिलते हैं। बोली मम्मी काम छोड़ दो, दोनों बच्चों को देखो तो मैं काम पर जाऊँगी। सास बोली आधा पैसा मेरे को देगी तब काम पर। मैम प्लीज़ बताइए मुझे क्या करना चाहिए? काम पे जाओ और कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कंपनी है कि किराए की दुकान है कि आधा दुकान का किराया देना पड़ेगा जब दुकान करोगे? क्या सिर पैर है इस चीज़ का? तो काम पे भी जाऊंगी, अपने बच्चे में खुद पाल लूँगी, मैं नहीं दूँगी। पहले ही सैलरी बहुत लंबी चौड़ी है, मतलब वहाँ मैं खच्चर की तरह काम करके आऊँ, ठीक है, 10,000 या 20,000 कमा के लाऊँ, तुम्हें या बैठे बैठे 10,000 चढ़ा दूँ और साथ में फिर घर का भी सारा करूँ। या तो वो 10,000 आधे लो, उसके बाद फिर मैं घर पे कोई काम नहीं करूँगी, आके बिल्कुल अपना जैसे आदमी आके पसर जाते हैं, मैं तो ऐसे पसरूँगी। और जब तक मैं नहीं हूँ मेरे बच्चों को देखोगी, फिर दूँगी आधी सैलरी। या तो इस चीज़ के लिए राज़ी हो, नहीं तो भाई जब सारा घर का मैं करूँगी, वहाँ भी मैं ही मेहनत कर रही हूँ, तो मैं कहे कि 10,000 दूँ, मतलब परमिशन देने के मैं एम्प्लॉई हूँ क्या यहाँ की? क्या ही लॉजिक है ये? बहुत भैया 1.5 शाणी होती हैं सच में। मतलब कुछ औरतें इतना होशियार मानती हैं अपने को कि बहू घर का भी करके जाएगी, बाहर भी करेगी, बच्चों का भी करेगी, वहाँ जाके भी खटेगी। पैसे क्या उसे खाली बैठने के मिलेंगे? नौकरी में कोई भी नौकरी करेगी, आधी तनख्वाह बुढ़िया को दे आके। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, कितनी दिमाग वाली होती है, सोचो सोचो औरतें हैं। नेक्स्ट मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं स्कूल में इंचार्ज हूँ 16 साल से, मेरी एजुकेशन BCom फाइनल है, घर की प्रॉब्लम के कारण शादी नहीं हो पाई। मेरे एक दोस्त हैं जिनसे दोस्ती से ज़्यादा वाला रिश्ता है पर प्यार वाला नहीं, वो 8th तक ही पढ़े हैं। मैं उनसे शादी के बारे में सोच रही हूँ पर वो एजुकेटेड नहीं है, थोड़े विचार या बात समझने में मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है पर दिमाग में बहुत तेज़ हैं।
बात समझ तो जाते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे बात तो बहुत लंबी है, कम शब्दों में पूछना चाहती हूँ। लाइफ पार्टनर चुनते टाइम कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरी मम्मी नहीं है और मैं 35 साल की हूँ, पर आपकी राय और समझ जैसी समझ मैंने आज तक ना देखी ना सुनी। छोटी बहन समझकर राय दीजिए। प्लीज़ आंसर ज़रूर देना। क्या एजुकेशन का अंतर लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है? एजुकेशन का अंतर क्रिएट करता है प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने देखो पढ़ाई क्यों नहीं करी, मैटर ये है। अगर तो उन्होंने पढ़ाई अपनी मर्ज़ी से छोड़ी कुछ मजबूरियों की वजह से, जब तक पढ़े तब तक सही था। आप इस रीज़न को जानने की कोशिश करो कि वो 8वीं तक क्यों पढ़े। अगर तो उन्हें पढ़ाई समझ में ही नहीं आई थी इसलिए छोड़ दी, तो फिर तो हैं देखो जी वो बुद्धू बकस, ठीक। तो ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों को समझने में भी उसको ज़्यादा, जो आप कह रहे हो ना, एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं, वो होएगा, है ना। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने मजबूरी में पढ़ाई छोड़ी है किसी और जिम्मेदारी की वजह से, तो हो सकता है कि उनका जो मेंटल वो है, IQ जिसे कहते हैं, वो ठीक था, पढ़ाई नहीं हुई कोई बात नहीं। और इसके साथ ही उनका इमोशनल कोशेंट जो है वो बहुत मैटर करता है, भावनाओं को वो कैसे समझते हैं। जब आप अपनी कोई बात बताती हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो वो उस चीज़ पे कैसे डील करते हैं। अभी आप कुछ भी उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जज इसलिए नहीं कर सकती, वो पता नहीं क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो मैं नहीं इसमें समझ पाई। मे भी आपकी नौकरी अभी उन्हें दिख रही हो, उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर होता नज़र आ रहा है ना। शादी के बाद भी वो इसी रंग में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी। और मान लो आप पढ़ाई के चक्कर में मना कर दो, तो ऐसा भी नहीं है कि जो बराबर के पढ़े लिखे आदमी है या हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है वो बहुत बढ़िया रह रहे हैं। वो बिल्कुल ही औरत को फिर सोच रहे हैं कि भाई इससे तो बड़ा पागल ही कोई नहीं है और मुझसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई, आपको बस ये रीज़न जानना है कि जब उन्होंने छोड़ी थी तो क्यों छोड़ी थी, और आपके अलावा भी जो औरतें उनके संपर्क में आती हैं किसी भी रूप में, वो उनके साथ कैसे पेश आते हैं। रैंडमली अपनी किसी सहेली का जिक्र करके, ऐसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, उनसे राय मांगो कि ऐसे है देखना, मतलब उनके विचार जानना चाहो कि वो उस पर क्या बोलते हैं। अगर वो सिर्फ़ आपकी नहीं, कंप्लीट औरतों की इज्जत थोड़ी सी करते हैं, है ना, समझ रही होंगी। जो एक अल्फ़ा मैन होता है ना, कि उसे आदमियों से ज़्यादा बेटर कोई नज़र ही नहीं आता, औरत उसको लगता है कि बहुत नीचे है हमसे, वो वाली अगर उनकी सोच नहीं है, तो फिर पढ़ाई लिखाई इतना मैटर नहीं करती कि वो 8वीं पास हैं तो वो अच्छे पति नहीं बनेंगे, फिर आप कर लो। लेकिन अगर आपको लगे उनकी किसी भी चीज़ से कि आपके साथ तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन राह चलती किसी औरत की बात हो रही है, या सपोज़ करो मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आप मेरे बारे में बात करो और वो कुछ इस तरीके की बात करें जिनमें रिस्पेक्टिव मैनर ना हो, तो समझ जाओ कि वो आपके लिए हैं जो भी हैं, लेकिन औरतों के लिए उनके मन में कोई ख़ास इज्जत है नहीं। अब ऐसे आदमी जब पति बनते हैं तो शादी से पहले उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है, शादी के बाद वाले में कुछ और बन जाते हैं वो। एक वो रहता है ना कि अब तो ये आ गई हाथ में, तो थोड़ा सा उनको, जैसे कहते हैं ना चीज़ों का एसिड टेस्ट, थोड़ा सा उनको क्रूशल कंडीशन सुना के उनका जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना आपको चाहिए, ठीक है ना, सामने। और किसी से जासूसी मत करवाओ, नॉर्मल उसमें। और दूसरा है वो काम अच्छे से वो कमा रहे हो, एक इसका मेक श्योर कर लो। अगर उनकी कमाई लगी बंदी ठीक ठाक है तो वो एक इशू कम हो जाएगा कि आपकी नौकरी के चक्कर में वो हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख के फिर अपना मन ठोको और फिर करो। नेक्स्ट, सक्सेस स्टोरी आई है लेकिन सही से नहीं आई है। बस इसमें यह है कि मेरे कुछ कड़े फैसलों की वजह से मैं आज हैप्पी हूँ, फिर भी अभी 20% काम करना बाकी है। वो बड़ी खुश हैं क्योंकि मैंने इनका कमेंट जो है वो पढ़ लिया था, ठीक है। चलो आगे। एक है, आप आओ बहन के वीडियो कहाँ पर शूट करती हैं, बच्चों के वक्त आवाज़ आपकी डिस्टर्ब नहीं करती, दिन में बहुत सारे लोग स्ट्रीट। देखो दिन में तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता,
है ना। तो जिस दिन लिव लाइफ इजी वाला व्लॉग होता है उस दिन उसी टाइम एडिटिंग होती है, 9:30 पौने 10 या 10 बज जाते हैं, जिस टाइम भी मेरा किचन क्लीनिंग वगैरह का सारा काम निपटता है। उसके बाद या तो मैं उसकी एडिटिंग करती हूँ और अल्टरनेट डे पे जाती हैं तो या फिर यहाँ पर ये शूट करती हूँ। जिस टाइम अब मैं शूट कर रही हूँ बच्चों को मैं सोने भेज देती हूँ 99%, तो वो सो जाते हैं। इतनी रात में इस टाइम पर लोग अपने अपने फ़ोन, टीवी में, एसी में या कूलर पंखों में अपना सो रहे होते हैं। बाहर का भी कोई ख़ास शोर आता नहीं। और यूजुअली हमारे जो यहाँ पे घर है वहाँ पर वैसे भी थोड़ा सा शांत है, मेन रोड से थोड़ा अंदर है ना, तो ज़्यादा यहाँ पे चिल्लपों होती नहीं है। सुबह के टाइम पे कूड़ा वाली गाड़ी ये वो अगर गाहे बगाए शोर मचाया तो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, तो वो कई बार वॉइस ओवर में भी आपको सुनाई आता होगा। तो जहाँ मैं करती हूँ नीचे पिंक रूम में करती थी, आज ये ऊपर वाले बेडरूम में कर रही हूँ। तो अभी बाहर अगर मैं चुप भी हो जाऊँ ना तो कहीं कहीं से बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आएगी, दैट्स इट। और बाकी काम ये माइक कर देता है। तो जो इधर उधर की थोड़ी बहुत आवाज़ की वजह से हमारी आवाज़ डिस्टर्ब सी लगती है इस तरीके की वीडियो में, वो हो जाती है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, दीदी मेरे फेशियल हेयर हैं, चिन पर मोटे और ब्लैक हेयर हैं, वैक्स करती हूँ और रोज़ प्लकर से निकालने पड़ते हैं, ग्रोथ ज़्यादा है, ब्लैक निशान पड़ गए हैं चिन पर, कुछ ऑइंटमेंट बता दो जिससे एटलीस्ट निशान तो ख़त्म हो जाए। नो आइडिया। इसके लिए तो आप जो मेन इस तरीके के वीडियो बनाते हैं वो है, क्योंकि आपके जो ये निशान है वो ज़िद्दी होंगे काफ़ी। ऐसे नॉर्मल सोचो कि छोटा मोटा निशान है, आलू किसके साफ़ हो जाए, वो चीज़ नहीं है। लगातार बालों को खींचने और काटने की वजह से वो पड़े हैं। तो उसका मेरे पास कोई ऐसा कारगर इलाज नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं और हो जाए। या फिर वही है कि जो क्योर स्किन वाला मैं हमेशा कहती हूँ, आप चाहो तो वो ट्राई कर सकते हो, पर मतलब थोड़ा सा ना ये एक होता है ना ज़िद्दी दाग, वो वाली हो जाते हैं, वो थोड़े से स्पेशल ट्रीटमेंट मांगते हैं। होम रेमेडीज़ आसान चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकल गलत कह रही हूँ, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है ना जो अंदर से भी जुड़ी हुई है और बाहर से भी, वो थोड़ा सा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ही लगता है स्किन में। दवाई भी ले सकते हो स्किन वाले डॉक्टर से अगर आपको लग रहा है बिल्कुल आमने सामने ही करनी है बात, लेकिन एक बार साफ़ हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा ये है कि हाँ हो गए, अब फिर आगे केयर कर सकते हो। नेक्स्ट, दी मेरे हबी को बुआ सास ने पाला है, शादी से पहले उन लोगों ने हबी को अपने अकॉर्डिंग पाला, जो बुआ सास बोलती थी वो वही करते थे। अब शादी के बाद हबी अपने डिसीजन खुद लेने लगे हैं। तो बुआ सास बोलती है बहू तेज है, ये जो बोलती है वही करता है, हमारा लड़का तो सीधा है। मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने बता दिए इससे पहले ही, उन्हीं में आपका भी जवाब छिपा हुआ है। हेलो मैम, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आपकी एडवाइस चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, 13 साल का, बेटी 7 की। मैं जॉब पे जाती हूँ मॉर्निंग 10:30 से 9 बजे तक, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। बेटा तो चलो बड़ा है, लेकिन बेटी को टाइम ना दे पाने की वजह से वो पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। क्या करूँ? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जॉब भी नहीं छोड़ सकते, क्या करूँ? गिल्ट भी होता है, प्लीज़ बताएं। जब इनकी पीटीएम में जाओ ना तब इनकी मैडम को सौंपो इनकी जिम्मेदारी कि भैया हमारा काम फ़ीस भरने का है, बच्चे को डेली भेजने का है। अगर घर पे मैं ना बैठूं तो मेरा बच्चा ही पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, इतना नहीं कमज़ोर रहेगा। मैं मानती हूँ कि बिना माँ के ध्यान दिए वो टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन अगर स्कूल में अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बच्चा अपने नंबरों से पास होने लायक कर लेता है, अगर हमारे माँ बाप बिल्कुल भी नहीं करा रहे तो। ठीक है, तो उसके थोड़ा पीटीएम में जाके उसकी मैडम को भी बोलो कि भैया ध्यान दो इन पे, मैं नहीं कर सकती वरना मेरा बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, मैं फ़ीस ही नहीं दे पाऊँगी, फिर मैं घर बैठ जाऊँगी। तो फ़ीस इसीलिए दी जा रही है ना कि मेरे पास जो काम नहीं मैं कर सकती, अच्छा नहीं पढ़ा सकती, वो आप लोग पढ़ाओ, उनको थोड़ा बोलो। और दूसरी चीज़ यही है कि इतना ज़्यादा गिल्ट लो मत। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है पढ़ाने का, आप यकीन मानो अगर आपने 15 मिनट भी उसका बैग पूरी तरीके से फ़ोन एक साइड रख के अलट पलट करके देख लिया, कभी उससे 1-2 चैप्टर सुन लिए, कभी उससे 4-5 सवाल करा के देख लिए, बच्चे के लिए इतना सहारा भी बहुत होता है। उसको पता होता है कि मेरी माँ कभी भी पूछ सकती है, बता सकते तो करेगी। भाई गिल्ट तब रखे ना आदमी जब उसकी गलती हो रही हो। आप कमा रही हो, ज़रूरतों के लिए कमा रही हो, तो नहीं है ऑब्वियसली टाइम जब आदमी एक तरफ दे रहा है, तो गिल्ट में मत रहो। बस ये देखो कि अपने मन को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए आप इसमें से कर क्या सकती हो, वो कर लो।
दी हस्बैंड टोकते हैं जॉब नहीं करती इसलिए, पहले डायरेक्टली बट एक दिन डॉटर को बहुत मारा, 3-4 दिन निशान नहीं गया मारने के क्योंकि वो 4 साल की है, बट अभी वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हुआ और डे केयर में रखने में डर लगता है इसलिए कॉरपोरेट जॉब छोड़ दी लड़की के मारे। तब से डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली टॉन्ट और कुछ चाहिए तो लेके नहीं देते। मॉल जाऊँ तो खुद का लेने के बाद काउंटर पे जाके पेमेंट करते हैं ताकि मैं ले ना सकूँ। बहाना करते हैं लड़की होने से पहले 2 बार एट टाइम अफेयर कर चुके हैं, बाद में सॉरी बोला ऐसा नहीं करूँगा विश्वास दिया बट मेरा नहीं होता। अभी भी मायके वाले सपोर्ट नहीं करते इसलिए रिश्ता चलाया एंड ससुराल वाले उनके बेटे की गलती एडमिट नहीं करते। मुझे ही मारा जब मैंने हस्बैंड की बात बताई। क्या करूं, जॉब करूं या नहीं? कर लो भैया जॉब, ज़िंदगी नरक बना रखी है उस आदमी ने आपकी। और रही बात बेटी की, है ना, तो डे केयर अच्छे भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। और या फिर आप ये भी कर सकती हो कि अगर वहाँ पे इस तरीके की कोई जॉब मिल जाए जहाँ आप अपना बच्चे को, कई जगह मतलब मैंने सुना है कि ऐसे भी हैं कि जिनके छोटे बच्चे हैं वहाँ पर उनको ले जाने की भी व्यवस्था उन्होंने कर दी। लेकिन देखो कॉरपोरेट में तो भाई खच्चर तो बना देते हैं वो लोग। टाइम तो आप अपने लिए ही नहीं निकाल पाओगे, अपनी बेटी के लिए क्या। तो बजाय कॉरपोरेट वाली जॉब करने के अगर कोई ऐसी जॉब आपको मिल सकती हो आपके रिज्यूम के हिसाब से जिस पे आपके फ़िक्स आवर्स हों और कम से कम जब उसको करके घर आ जाओ तो घर के लिए कुछ ना मिले ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना। लेकिन जो कंडीशन आपकी है उसमें जॉब करनी ही पड़ेगी आपको, नहीं तो आपके पति आपका जीना हराम कर देंगे। और रही बात ये कि जी अफेयर कर चुके, तो वैसे वो पति आपके बढ़िया हैं नहीं, इसका मतलब उनको आपसे ज़्यादा मे बी आपकी जॉब और सैलरी में इंटरेस्ट था, इसीलिए आपकी जॉब छूटते ही उनके रंग बदल गए। अब आप बंधी हुई हो बेटी के चक्कर में तो आप तो नहीं कर पाओगी उतना ज़्यादा ना अवॉइड, लेकिन वो अपना रंग में है और वो शायद इसीलिए पर्पजली ये चीज़ें कर रहे हैं कि ये जाए जॉब पे और पैसे कमा के लाए। तो जब जाओगी भी ना तो ये मेक श्योर करना कि पैसे उन्हें नहीं देने, फिर अपने और अपनी बच्ची के हिसाब से सिक्योर करो, क्योंकि ऐसे आदमी का पता कुछ नहीं आगे जाके किस राह पे चले। हो सकता है बहुत अच्छे पति साबित हों, सुधर जाएं, हो सकता है कोई दूसरी मिल जाए माशूका। थोड़ी सी अपनी मजबूती बना के चलो। नेक्स्ट, हेलो मैम मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, घर वाले नहीं मान रहे, मैं क्या करूँ? अगर लव मैरिज जिससे करना चाहती हो वो हर तरीके से अच्छा है तो फिर क्यों नहीं मानेंगे? अड़ी रहो, नहीं माने सीधे कह दो ठीक है आपकी मर्ज़ी, सर आँखों पर, इससे नहीं करोगे मैं किसी से नहीं करूँगी। ये ट्रिक काम कर जाती है। फिर किसी से भी मत करो, लड़के वाले देखने आए, कुछ हो, मीटिंग हो, नहीं जाओ, मुझे करनी ही नहीं किसी और से। आपकी बात मान ली, आपको नहीं करनी उससे नहीं करेंगे, उसकी कहीं हो जाए, मैं तो नहीं करूँगी उसके अलावा किसी और से। ये कह के बैठ जाओ, माँ बाप हैं कब तक बैठेंगे, सोचेंगे भैया मान ही नहीं रही किसी और से करने के लिए, करो, सिंपल। नेक्स्ट अपडेट आया है, जीने की कला बुक के PDF गूगल पर है, मैं कल ही डाउनलोड की हूँ 168 पेज में, कर लेना भैया सर्च जिसको पढ़नी थी। आर यू गुजराती लिविंग इन अप? नहीं है, हम गुजरात कभी नहीं गए। नेक्स्ट, हेलो दी मैं भी टीचर हूँ, एक बार बोर्ड की एवेल्यूशन में फ़र्स्ट टाइम में बहुत मिस्टेक कर रही थी, बाकी लोग मुझे अजीब से देख रहे थे और मैं बहुत पैनिक हो गई। अब मुझे उन लोगों को फेस करने में डर लगता है, अजीब सा लगता है, उस सेंटर पे दोबारा जाने में अजीब लगता है, कैसे समझाऊँ खुद को। उसके बाद और जगह पर एवेल्यूशन में गई, अच्छा करके आई, पर वो बात नहीं बोल पा रही। दोबारा पर्पजली जाओ उसी स्कूल में ड्यूटी लगवा के, और जब अब आ गया ना काम करना, अब नॉर्मली करना, ये नहीं कि वहाँ पे चतुर्भुज बन के दिखाओ कि अब देखो मुझे, अब देखो मेरा जलवा। जाओ, अपने पैनिक आपको दोबारा लगेगा, वो चीज़ भी होएगी, ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, लेकिन अपना काम वहाँ पे इस बार जाओ और ध्यान से करके आओ, तो आपको किसी को कुछ प्रूव करना ही नहीं पड़ेगा। आपका काम बोलेगा कि हाँ भाई नहीं थी, नहीं हुआ, अब अच्छा करने लगी। और आपको पता है, लग रहा है कोई नहीं सोच रहा होगा आपके बारे में, आपको लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं।
हमारे अंदर जब कमी हो रही होती है, हमारे से कोई गलती हो जाती है, हमें ऐसा लगता है वही सब हमें देख रहे हैं। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। सड़क पे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, आदमी यूँ देख रहा है, कोई रुक जाता है। 80% लोग देखा, अच्छा और निकल गए। उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इससे तो क्या ही पड़ेगा कि किसी एक नई लड़की से, नई टीचर से इवैल्यूएशन में गलती हो गई। आपको लग रहा है कि सब इतना सोच रहे होंगे, मैं तो कहूँ चलो सोच रहे हैं, फिर भी उस सोच को अब डिलीट करके दूसरी उनकी मेमोरी बनाने का तरीका यही है ना कि आप वहाँ जाओ और इस बार अच्छा करो। Next, I am an IT professional with 5 years of experience. One of my colleague with 15 years of experience behaves rudely and shouts at me during group meetings whenever I assign her task. The manager supports her due to her seniority. How should I handle this office politics and disrespect? इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अगर सीनियर वो है, आप उसको काम क्यों असाइन कर रही हो? काम तो सीनियर देते हैं ना जूनियर को, या मैं गलत समझ रही हूँ? एक तो ये चीज़ है, लेकिन मान लो, मैं तो आपको मान के चल रही हूँ कि आप ग्रुप मीटिंग में सिर्फ बात कर रहे हो, कोई किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहाँ से वो आपको चिल्ला के बात कर रही है, ठीक है? ये मुद्दा मान के चल रहा है इसमें। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ग्रुप मीटिंग में अगर कोई मुझ पर चिल्ला रहा है, मुझसे सीनियर है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मैं ले जाऊंगी। थोड़े दिन मुझे वो चीज़ परेशान करेगी, फिर शायद मैं भूल भी जाऊंगी, लेकिन उस चीज़ के बाद के 2-4 दिन बहुत मुश्किल कटेंगे। मेरा मन नहीं करेगा उससे बात करने को भी, और मुझे नमस्ते करनी पड़ेगी, विश भी करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर ये चीज़ तीसरी बार हुई, चौथी बार हुई, है ना, तो भाड़ में गई सीनियरिटी। मैं उसको सीधे बोलूँगी, चिल्ला क्यों रहे हो? चाहे आदमी हो या औरत हो, सीधे बिना चिल्लाए मैं बोलूँगी। और अगर वो फिर भी चिल्लाता है तो मैं भी उतनी ही ऊंची टोन एक बार तो निकालूंगी, चिल्ला क्यों रहे हो? अगर आप मुझसे 10 साल पहले इस कंपनी में आ गए तो ये मेरी गलती नहीं है, सिंपल। जब कोई मुझसे कहता है ना, मान लो कोई उम्र में मुझसे बड़ा है और बातें कर रहा है बेवकूफ़ों वाली, या केवल उम्र में मुझसे बड़ा है इसलिए मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, मैंने उसे कुछ पलट के कहा और अब सर वो एज कार्ड खेल गए कि बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। पहले बहुत होता था ये, जब भी मैं बिल्कुल ही छोटी सी दिखती थी, कम सी उम्र की, और बड़े बड़े जो थे वो थे भाई, स्टाफ था, तो कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया तो मैं पलट के कुछ बोल देती थी, तो उसमें होता था अच्छा वो कैसे बात जवाब दे देती है, ऐसे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। तो सडनली एक दिन मेरे मुंह पे जवाब ये आया कि मतलब आप दुनिया में मुझसे पहले आ गए तो मेरी गलती थोड़ी है, इसमें मेरी फ़ॉल्ट क्या है जो मैं आपसे गालियाँ खाऊं या मैं आपसे बेइज्जतियाँ लूँ? तो सेम है, अगर उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस दिखाए ना, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा, अपना ज्ञान दूसरों को दे, नए बच्चों की प्रॉब्लम समझे। उसे पता होना चाहिए कि 5 साल का जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, तो उसका काम तो उस 15 साल के एक्सपीरियंस से अगर वो गाइड करती है अपने से बाद में आने वालों को, तो उसकी इज्जत करी जाती है। और वो अगर एक बार डांट भी देगी ना तो लोग ले लेंगे। सेम चीज़ घर में बड़ों की है, लेकिन मैं 15 साल सीनियर हूँ इसलिए मैं तेरी ऐसी तैसी मार दूँगी, मैं तेरा कुछ भी अपमान कर दूँगी, मैं तुझे कुछ भी बोल दूँगी। ये क्या लॉजिक है ना? ये क्या ही लॉजिक है? तो उसका सिंपल आप यही बोलोगे कि आप चिल्ला क्यों रही हो। रही बात सीनियरिटी की, अगर ये कहा है कि सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है तो कि जी मेरी गलती नहीं है, कोई और भी कहे ना तब भी कि जी मेरी गलती नहीं है कि मुझसे 10 साल पहले कंपनी में आ गई, लेकिन मैं बदतमीज़ी नहीं झेलूँगी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इनका हर बार का यही है। सिंपल, बात ख़त्म हो जाएगी, एक बार जवाब दे दो। हेलो दी, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ अपने देवर से। वो बहुत कंजूस है, बैंक का काम करता है, ठीक पोस्ट भी है, ना मैरिज हुई है अभी, बहुत घर पर किसी भी खर्च में एक भी पैसा नहीं देता, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, या माँ बाप की बीमारी में। अब मैंने एक प्लॉट लिया, वो बोला 1 लाख देगा, बट आधा प्लॉट अपने नाम चाहिए,
मैंने मना कर दिया। प्लॉट 10 लाख का है, चिढ़ गया। अब इशू ये है कि लाइट नहीं आती है दिन भर। हमने पैसे इन्वेस्ट करके लाइट के लिए इन्वर्टर और सभी चीज़ों पर 50,000 रुपये लगे, पर चलता वो है पूरे दिन और इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम भी कुछ नहीं बोलते उसे कि भाई है। अब वो बोल रहा है लैपटॉप लूँगा 1 लाख का, बट इन्वर्टर नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। अब देखो जी, ऐसे लोग ना अक्सर होते हैं, वो दूसरे की भलाई का फ़ायदा उठाते हैं। अब वो कमा रहा है लेकिन खर्च नहीं कर रहा, तो वो अपनी आंटी बना रहा होगा। जब उसकी प्रिय पत्नी आएगी तो उसको जोड़ के आपको तुरंत उस टाइम पर लात मारेगा और अपने जुड़े हुए पैसे से एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके जब वो आप ही लोगों को दिखा रहा होगा। अब आपकी कमज़ोरी कहाँ है? आपके पति। उनको ये चीज़ समझ में आएगी नहीं जब तक ये प्रैक्टिकली हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपकी फ्रस्ट्रेशन मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली आप इस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते जब तक आपके पति आपके साथ ना खड़े हों, है ना। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करोगे, घर में कलेश होएगा। लेकिन वरना इन्वर्टर वाले का तो सिंपल है, अगर इन्वर्टर हमने लगाया है और हम उसे दूसरों के, मतलब मान लो वही बात है ना, रात में सोने के टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप नहीं कर पाए, उस टाइम पे आपने दिन में सारा यूज़ कर लिया, रात में वो आपके काम नहीं आ रहा, तो बेकार हो गया। तो जो आदमी दिन में मिसयूज़ कर रहा है, सिंपल सी बात है कि उसके पंखे लाइट में कनेक्शन तो इन्वर्टर लगने के बाद ही जाते हैं ना, तार हटवा दो, ना रहेगा ना चलेगा। इन्वर्टर ऑफ़ कर दो, ताला लगा दो उस कमरे में जहाँ रखा है। खुले में रखना है तो भी सीधे है, बोल्ड बनो कि भैया कनेक्शन नहीं जाने का, रात में छोड़ते ही नहीं हो बिजली। जब वो हर चीज़ पे अपनी अलग ही वो लेके चल रहा है, तो ये चीज़ भी अलग हो जाए। होना यही है जो मैं कह रही हूँ। अगर आदमी कमाते कमाते भी जॉइंट फैमिली में नहीं दे रहा ना, वो अपनी आंटी बना रहा होता है, और उसके बाद फिर वो जभी तक वो साथ है, जब तक उसे उसकी पत्नी नहीं मिल जाती। जिस दिन पत्नी मिल गई उस दिन वो अपना अलग बढ़िया मेंटेन करके चलेगा, वो उसके लिए जोड़ के चल रहा है। नेक्स्ट, दीदी एक बात बताइए, मुझे किसी काम को डेली बेसिस पे प्रायोरिटाइज़ करना है। अगर वो ना कर पाऊँ तो काफ़ी गिल्ट फील होता है, पर मैं बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में वो काम भूल जाती हूँ। हाउ टू हैंडल दिस? फिर वो काम आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं, समझे। मेरे लिए इस तरीके का काम है वीडियोस बनाना। अगर मैं इसको पर्पजली ना करूँ, इसको अपनी प्रायोरिटी पे ना रखूँ कि आज वीडियो नहीं गई मुझे बुरा लग रहा है, अगर ये फीलिंग ना हो, तो आपको क्या लगता है पूरा दिन मुझे टाइम मिलेगा? या जब यूट्यूब नहीं थी तो जितना घर का काम मैं अब करती हूँ ना, जो आप लोग लिव लाइफ इजी में देखते हो, मैं उससे 1.5 भी कम कहूँगी, 1.25-2 गुना काम लगभग करती थी। 2 गुना तो नहीं। मैं सिलाइयाँ भी करती थी, खुद कपड़े सिलती थी, बच्चों के भी सिलती थी, घर में DIY बनाती थी, क्योंकि खर्च करने के लिए पैसे बचे नहीं थे, मकान बना के खड़े हुए थे, है ना। तो कब खर्च करना नहीं है, लेकिन करने सारे काम हैं, तो बिना पैसे के सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपने हाथ से करना सब कुछ, तो तब भी करती थी। लेकिन अब यूट्यूब है, वीडियोज़ हैं, तो जिस दिन वीडियो नहीं जाती मुझे बुरा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि भाई ये काम होना चाहिए, वीडियो चली जाए। तो अब जो बाकी के काम हैं उनमें से जो जो इससे कम प्रायोरिटी के मुझे लगे वो मैंने छोड़ दिए ना। अगर मेरे लिए ज़रूरी है तो मैं करूँगी। अब रोज़ रात को मुझे वीडियो का काम करना है, तो मैं रोज़ रात को 9:30-10 बजे तक अपना काम निपटाऊंगी। उसके बाद चाहे मुझे नींद आ रही हो, चाहे मैं थक रही हूँ, लेकिन मैं करूँगी ना। तो बात वो होती है, अगर आप कह रहे हो कि आपकी प्रायोरिटी का काम है, तो फिर आप उसे भूल कैसे सकते हो? और अगर आप भूल रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी कहीं है ही नहीं, फिर आपको लग रहा है। ठीक है, तो भाई दिन के उतने ही घंटे हैं सबके पास, तो आपका अगर कोई प्रायोरिटी वाला काम है तो सबसे पहले उसके लिए टाइम निकाल के रखो कि ये घंटे तो उसके लिए, बाकी मैं कैसे मैनेज करूँगी वो मुझे देखना है। अब आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन। हेलो दी, मेरे पति इंडियन आर्मी में हैं, साल में सिर्फ 2 या 3 महीने की छुट्टी आते हैं। मैं अकेली ससुराल में रहती हूँ, बच्चा भी नहीं है, सास भी टॉक्सिक है। जब भी हस्बैंड छुट्टी आते हैं तो ननद और उनके बच्चे भी आ जाते हैं, जिससे उनका मैक्सिमम टाइम उनके साथ ही स्पेंड होता है। उनके ऊपर पैसे खर्च करते रहते हैं। ननद हस्बैंड के इतने क्लोज रहती हैं और मेरे से सीधे वो बात भी नहीं करती। उनकी बॉन्डिंग देखकर मेरे को जलन होती है, इनसिक्योर फील करती हूँ। क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए
और ननद की सेवा पानी के लिए हूँ। हस्बैंड उनके साथ बात करते हैं तो मेरे को इग्नोर करते हैं, सारा दिन स्टेटस भी उन्हीं के लगाते रहते हैं। रात तक ये सब देखकर अकेली सारा काम करके फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। हस्बैंड को कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा करते हैं। क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। ज़्यादा मत बोलो उनसे, सिर्फ इतना पूछो कि मेरे लिए आपके टाइम टेबल में कौन सा टाइम है। आप एक अच्छे बेटे, अच्छे पति, सब कुछ हैं, ठीक है। अच्छा पति बनने के लिए जो थोड़े एफ़र्ट्स डालने होते हैं, या जो हमारी बॉन्डिंग बन रही है वो बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अच्छे पति हैं, अच्छे भाई हो, अच्छे बेटे हो, वो दिख रहा है, लेकिन अच्छे पति आपको लग रहा है। तो जब मुझे शादी करके लाए थे तो उसके हिसाब से मतलब मेरे बता दो कि मेरे कौन से घंटे हैं। आधा घंटा ही है चाहे दिन में, उन 3 महीनों में, लेकिन वो मेरा कौन सा है, मुझे वो तो दे दो। रही बात उनसे क्लोज़ होने की और आपके चिढ़ने की, आपका और उनकी बहन का क्या ही मेल है, सोच के देखो। वो भाई बहन है, बचपन से साथ हैं, उनकी एक बॉन्डिंग है। अब आपके साथ अगर वो रहते, छोटे छोटे कामों में आपका हाथ बटाते, कुछ होता, एक बॉन्डिंग बन जाती। आप शादी करके आई हो, 9 महीने वो रहते नहीं हैं, 3 महीने के लिए आते हैं। उन्हें लगता होगा भाई मेरी भी बहन, ये वो सबके साथ, तो वो अभी अपने वो जो बेटे वाले जोन में से वो निकल नहीं पाए हैं। अब इस बीच में क्या है, माँ बहन उनके साथ अच्छे अच्छे से पेश आ रही हैं। अरे मेरा राज दुलारा भाई आ गया, ये आ गया, बेटा आ गया। आप अभी तक उनकी लाइफ में एक आउटसाइडर के फॉर्म में ही हो। अभी आप उनके उस इनर सर्कल में शामिल ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो उसमें शामिल होने के लिए कि ये कि मैं कुछ बोलती हूँ उल्टा गुस्सा करते हैं, उनसे आराम से यही पूछो कि जी आपको जब दीदी के साथ देखती हूँ ना, आपकी बॉन्डिंग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं हमारी ऐसी कब बनेगी। मतलब इस तरीके से बात करो ना कि आप लड़ने के उसमें बात मत करो। वहाँ पे वो एक पॉजिटिव उसमें घूम रहा है कि भैया मेरी वाहवाही हो रही है, मुझे प्यार करा जा रहा है, बहुत अच्छा मैं बहू हूँ। यहाँ आ रहा है पत्नी के पास तो वहाँ पे शिकायतों के ढेर हैं। वो और वहाँ से अवॉइड हो गया कि 3 महीने के लिए तो आया हूँ, इसका तो हमेशा चैंचा चालू रहता है, यहीं कर लूँ। वो मुझे गुड़ घी से पूज रही है, वहाँ रह लूँ। समझ रहे हो, आपको अपनी जगह बनानी है, अभी बन नहीं पाई है, और बच्चा भी नहीं है, तो इसलिए नंद के बच्चों पे वो प्यार उड़ेल रहे हैं। स्थिति बदल जाएंगी, कल को जब आपका बच्चा होगा तो ऑब्वियसली बाप हैं, मोह बढ़ेगा। तो अभी आपको थोड़ा सा उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, आराम से, बजाय लड़ने के, सिंपली प्यार से कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, वो वाली चीज़। तो यहाँ पर ये एपिसोड 94 के 148 कमेंट्स थे, जिनमें से कुछ एक क्वेश्चन थे, कुछ एक ऐसे थे, सबके जवाब मैंने दे दिए। आज तो मैंने एक भी शायद छोड़ा नहीं है, मुझे जितना ध्यान आ रहा है। खैर, अब ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सॉर्टेड एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।